इमरान खान एक फितना और ये आखिरी वार्निंग है। मैंने उसके बाद फिर कैमरा बंद करवा दिया। एक लोहार की मार तो 100 की लोहार की होती है, मेरी सुनार की एक। आपको कैमरा बंद करने वाली बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा अली भाई, इमरान रियाज के बारे में आप इनको कहते हैं, आप थोड़ा सा टॉन्ट करते हैं कि तो कल की नजरिए आती हैं। इमरान रियाज साहब पूरी जिंदगी भी कुर्बानियां देते रहे ना, मेरे बराबर हो ही नहीं सकते क्योंकि मेरी जिंदगी में वो वक्त आया नहीं। अब आपको कंपैरिजन समझ आया। दूसरी बात, उन्होंने मेरे ऊपर वो झूठा इल्जाम लगाया कि जो साबित ही नहीं है कि इसने अपने वाली गाली मुझे दी जो कि मेरी बनती ही नहीं थी। अब ये भगोड़ा वाला लफ्ज जो इमरान रियाज के साथ जाके जो लोग लगाते हैं, डू यू थिंक दैट्स जस्टिफाइड? ये जो नवाज शरीफ साहब को भगोड़ा कहते हैं वो भी और यार गुजार वाला मामला भी कुछ और था, वो छोड़ दे, मैं फिर वो भी पोल खोल दूंगा। इमरान रियाज भाई खुद डिफेंड करें, मेरा ताल्लुक कोई नहीं, मैं क्यों मर रहा हूँ माउथ पीस। मैं वही फिर और मंजी ठुक जाएगी, फिर वो लोग कहेंगे यार फिर वो इससे बड़ी को बात कर ही नहीं सकता। भगोड़ा वाली बात के ऊपर कह रहा था आपने। मुझे उनके किसी इस्लामिक टच से ना उनके लीडर के इस्लामिक टच के साथ कोई इंटरेस्ट है। मुझसे मेरा सवाल है, मैं उनके फजाइल सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ। नहीं, आप क्वेश्चन जो मर्जी करें, लेकिन जब आप अगला आगे फजाइल सुनाएंगे ना तो मैं रसाइल भी सुनाऊंगा। इसकी जिंदगी का अक्सर हिस्सा उस कुफर से इबारत है। ये कुफर वो इस्लाम कुफर वाला नहीं जिसमें एस्टैब्लिशमेंट का ये आला कर रहा है, तो ये ताजा नजरियाती है। मेरी जिंदगी में उलमा ही नहीं है, लिहाजा मेरा इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। हिटलर से भी एक कंपैरिजन किया, डू यू थिंक वो कंपैरिजन जस्टिफाइड है? देखिए, जब किसी शख्स का कंपैरिजन करवाया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि 100% करवाया जाता है। किसने करवाया कंपैरिजन? अगर आपने पहले जुमले पे ही मुझे पकड़ लेना तो किसी ने करवाया। तो साउंड इस पे क्लिप ये बनेगा, लोग बनाएंगे कि कंपैरिजन करवाया जाता है, लोग बनाएंगे क्लिप। ये तब बनाएंगे जब इसके बाद मैं खामोश हो जाऊं। इमरान खान एक फितना और ये आखिरी वार्निंग है। तो मैंने उसके बाद फिर कैमरा बंद करवा दिया। एक लोहार की मार तो 100 की लोहार की होती है, मेरी सुनार की एक। लेकिन आपको कैमरा बंद करने वाली बात नहीं करनी चाहिए। खान साहब ने जो प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से कौम से खिताब किया था, उन्होंने कहा था इस तरह मुल्क चलते हैं कि आप आर्मी चीफ को धमकियां लगाएं, आप चीफ जस्टिस को धमकियां लगाएं, आप वज़ीर आज़म को। हाँ यार, खान साहब की पॉजिटिव बात भी कर रहे हैं। यूएनओ में उन्होंने तकरीर बहुत अच्छी की थी और इस्लामोफोबिया के हवाले से जो उनकी एफर्ट्स हैं कुरान हकीम को तर्जमे की शक्ल में सिलेबस का हिस्सा बनाना मैट्रिक लेवल के ऊपर, ये अच्छा काम है उनका। सेहत कार्ड वाला सबसे अच्छा काम है। वोट को इज्जत दो। तो खान साहब यू टर्न लेते हैं, वो फखरिया कहते हैं मैं यू टर्न का मास्टर हूँ। वो कहते हैं बड़ा लीडर वो होता है जो यू टर्न ले। स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए। यू टर्न ये होता है कि 180 डिग्री स्ट्रेटेजी में चेंज नहीं आ सकता। आ सकती है, मैं फिर खोल के करूंगा तो फिर आपका कैमरा उसका वजन उठा ले। 180 डिग्री ये है कि आप लोगों को बताते हैं कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है और आर्मी चीफ के बारे में बोलना पूरी आर्मी के बारे में बोलना होता है। ठीक है, आर्मी चीफ कौम का बाप होता है नहीं होता? तो आप बाप तो नहीं, आपको बदलना चाहिए। और आज आप उसी डॉक्टर पे खड़े रहे कि आज भी जब आप एक्स पे आर्मी चीफ के खिलाफ बोलते हैं ना तो पूरी आर्मी के खिलाफ आप बोलते हैं। इलेक्शन 2024 अली भाई, डू यू थिंक धांधली हुई थी? हाँ हुई थी, कोई शक नहीं। पाकिस्तान के जितने इलेक्शन है सब में धांधली हुई है। मैंने कहा था कि 45 हो या 47 हो, दोनों सरकारी फॉर्म है, दोनों को मैच करना चाहिए। एक जुमला है, वो भी पूरा नहीं सुना ना भट्टी साहब ने ना आपने। एक जुमला बोला था, मैंने आपको बताया कि मैं एक मारता हूँ। इमरान रियाज को 6 व्लॉग्स करने पड़े हैं, मैंने एक ही किया है। उसकी वजह ये है तो मैंने इतनी बड़ी बात को एक जगह जमा करके मैच करने चाहिए, लेकिन किए नहीं। ओहो, तो इसका किसने इनकार किया है? मैं अब इस पे एक जुमला बोलूंगा, भट्टी साहब उसको माइंड ना करें, मैं जनरल बोलने लगूं। मैं कला पढ़ा लिखा बंदा कितने जावा है। मैं भी कह रहा हूँ, मैं कला पढ़ा लिखा मौलवी कितने जावा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को यू टर्न का मास्टर था। आपके ऊपर भी क्रिटिसिज्म आता है कि जब आप उनको कहते हैं कि गैर मुस्तकिल मिजाजी और यू टर्न के मास्टर हैं, तो आपके नाकिद कहते हैं कि आपने माजी में मुफ्ती तारिक मसूद को जब मनाजरे का चैलेंज किया और उससे पलटे। तो ये काफ़ी लंबी लिस्ट है। प्रेसिडेंट इमरान रियाज, आफ्ताब इकबाल, जुनैद सलीम का भी नाम। जब मौका आया तो आपने यू टर्न ले लिया। मैं तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ एक शर्त के साथ, और वो आप भी ले जाएं और जितने लोगों के आपने नाम लिखे हैं, टाइम आपके पास भी क़यामत तक के लिए है कि कोई एक बंदा भी तैयार हो जाए। लॉन्च का वेबसाइट ठीक नहीं है, कोई और मजबूत कर लेते हैं। इसको आप नेगेटिव समझते हैं? मैं इनकी तरफ से भी इनको लॉन्च का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता। यहाँ पर मेरे भाई सिक्योरिटी होती है। अगर कोई दंगा फसाद करने के लिए, मुनाजरे के लिए, यूं चैलेंज करने के लिए आएगा ना तो वो सीधा जेल जाए। जीम से जेल, जीम से जेलम, जीम से जहन्नम और जीम से जन्नत। इस दवाजी ज़िंदगी के अंदर वो कहते हैं कि जनाब जबर के ज़ुमरे में आ जाता है जब आप पोस्ट अपने आप को अपनी अहलिया के ऊपर पुश करते हैं फिजिकली रात के टाइम। अहलिया इज़ नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन एक मेल कहता है कि मैं पुश करूंगा अपने आप को, उसकी चॉइस नहीं है। तो क्या ये
मैरिटल रेप होगा। कोई शरीफुल नफ्स सा कमजोर सा मर्द मेरे सामने पेश करता है तो मैं तो वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मर्द की बात कर रहा हूँ ना, उस मर्द की जिसे मर्द कहा जाता है। मियां बीवी में सेक्स सबसे इंपॉर्टेंट जज्बा है। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के बाहर फिर रहे होते हैं, इनसे अगर पूछा जाए कि आपकी बीवी कैसी होनी चाहिए, वो कहेंगे जी फुल नकाब करती हो और शादी से पहले कहीं अफेयर ना चला, और खुद वो अफेयर चला रहे होते हैं। मैं तो उनको टॉन्ट करवाता हूँ। डबल स्टैंडर्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, मैं हूं इस्माइल कासिम एंड आई वेलकम यू ऑल टू अ वेरी स्पेशल एपिसोड हियर एट GNN स्टूडियोज़। मेरे साथ आज मौजूद हैं दी वन दी ओनली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। अली भाई अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। इस्माइल भाई, आपको और आपकी पूरी GNN की टीम को JNM अकेडमी में वेलकम। बहुत शुक्रिया, आपके वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अली भाई, आगाज़ करेंगे एक कन्फ्यूजन से जो कि डीप रूटेड है और पाकिस्तान की सोसाइटी के ऊपर सिंस आप पढ़ते हैं, अपना तज्जिया देते हैं, एनालिसिस देते हैं, और आपकी जहाँ पे रिलीजन को लेके इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है माशाल्लाह से, इतने साल लगाए हैं, पॉलिटिकली भी आप काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं। सो देयर इज़ अ डीप रूटेड कन्फ्यूजन पाकिस्तानी सोसाइटी में कि हमें रिलीजियस होना है या सेकुलर होना है। क्या कहेंगे कि मुस्तकबिल कैसा होना चाहिए? बिकॉज पिछले 70 से ज़्यादा सालों को देखें तो इस सवाल का जवाब मिला नहीं अब तक। देखें, ये पूरा PhD थीसिस है जो आप डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं इसको नटशेल में कवर कर देता हूँ। इसके लिए मैंने एक टर्म डिवाइस की थी, इस्लामिक सेकुलरिज्म की। ठीक है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि पाकिस्तान में अगर किसी एक फ़िरके की हुकूमत आती है तो वो किसी दूसरे फ़िरके को अपने साथ बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे जाए कि आप एक्सपेक्ट करें कि वो नॉन मुस्लिम्स को या सेकुलर्स को या एथियस्ट को अपने साथ वही सब कुछ रिस्पेक्ट देने के लिए तैयार हों, वो तो अपने दूसरे मुसलमान भाइयों को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं तो बिल्कुल इस हक़ में नहीं हूँ कि किसी रिलीजियस जमात की यहाँ पे हुकूमत आए, सवाए ऐसी जमात के कि जो को एग्जिस्ट करना जानती हो। मेरी नज़र में जमात इस्लामी एक ऐसी जमात है जिनके अंदर ये हौसला है कि उनकी मसाजिद में अगर कोई ऊंची आवाज़ से आमीन कहता है, रफ़ुल-यदैन से नमाज़ पढ़ता है, अगरचे वो ऑफिशियली हनफी स्कूल ऑफ थॉट को लेके चल रहे हैं, लेकिन वो इस हवाले से कोई गुस्से में नहीं आते हैं, ना किसी नमाजी को मस्जिद से निकालते हैं। मैं बसा औकात उनकी मस्जिद में नमाज के लिए जाता हूँ, कई बार मुझे इमामत के लिए आगे कर देते हैं। हालांकि एक बड़े हौसले वाली बात है कि एक जो रफ़ुल-यदैन से नमाज़ पढ़ रहा है, पीछे सारे हनफी हैं। तो ये जो टॉलरेंस जमात इस्लामी के अंदर मौजूद है, इस तरह की टॉलरेंस हमें किसी और मजहबी जमात में नज़र नहीं आती। यानी अगर आप कहेंगे TLP, तो वो कट्टर एक बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखने वाली जमात है। और जिस तरीके से वो लॉन्च हुए हैं, मेरा ख्याल है अगर उनके हाथ हुकूमत आ गई तो वो तो अपना एजेंडा मुकम्मल करेंगे जो वो करना चाह रहे हैं। अपने अलावा सबको गुस्ताखे रसूल कहना, दूसरे फ़िरकों को, चाहे जाए कि आप ये बात करें कि वो नॉन मुस्लिम्स को एक्सेप्ट करेंगे। तो इन शॉर्ट ये है कि यहाँ पर किसी फ़िरके की हुकूमत नहीं होनी चाहिए। हाँ, जिसके ऊपर सारे के सारे हमारे मकातबे फ़िक्र एग्री करते हैं, मसलन सूद के इशू के ऊपर, को एजुकेशन के मसले के ऊपर, हिजाब के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो कंसेंसस है वो कंसेंसस बना लिया जाए। बाकी नॉन मुस्लिम्स को भी आज़ादी हो, वो अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और मुसलमान अपने मज़हब के मुताबिक। अच्छा, अंडरस्टूड, लॉजिकल आंसर। इसके अंदर एक चीज़ है कि इसके क्या कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी? जो मेरा इनिशियल सवाल था, आपने कहा कोई मजहबी जमात इस्लामी, लेट्स सपोज उनको दे दी जाती है हुकूमत, TLP का आपने एग्जांपल दी, कोई भी मजहबी जमात आ जाती है तो वो डिवीज़न जो है, वो डिवाइड जो है, वो कन्फ्यूजन जो है, वो तो ख़त्म नहीं होगी। फिर भी बहुत से लिबरल तबका है जो कहेगा कि पाकिस्तान इज़ सपोज टू बी सेकुलर। वो सर सैयद अहमद ख़ान की मिसाल देंगे, 1857 के अंदर लेके जाएंगे, कहेंगे जो देवबंद ने एंटी वेस्ट सेंटिमेंट उजागर किया था वो ठीक नहीं था। ट्रिनिटी ऑफ आइडियाज़ की जो बात की थी सर सैयद ने, अलूफनेस फ्रॉम पॉलिटिक्स, डिवोशन टू एजुकेशन, लॉयल्टी टू ब्रिटिश, ये बिल्कुल ठीक था। तो वो कन्फ्यूजन वहाँ से चलती आएगी, आगे वही कायदे आज़म की स्टेटमेंट्स में नज़र आएगी, वही हमें फिर इकबाल नज़र आएंगे, वो कह देंगे जुदा हो दीन सियासत है तो रह जाती है चंगेज़ी। तो कन्फ्यूजन जो है एक आम यूथ के अंदर, एक बच्चा जो सुन रहा है उसको सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। कन्फ्यूजन जो है वो दूर इस तरह हो जाएगी, जो समझता है कि हमें यहाँ पर सेकुलर रियासत चाहिए तो वो रायमा हमवार करें उसके लिए। इस वक्त तो मेजॉरिटी वही है कि जो ये चाहते हैं कि ये इस्लामिक रियासत बने। आज आप रेफरेंडम करवा के देख लें, जो लोग दीन पे नहीं चलने वाले उनका भी मौक़िफ़ यही है कि पाकिस्तान में इस्लामिक सज़ाएं नाफिज होनी चाहिए और रियासत को दीन के मुताबिक चलना चाहिए, जिसको वो दीन समझते हैं उसके ऊपर बहस हो सकती है। इसलिए मैंने कहा कि जो एग्रीड अपॉन चीज़ें हैं उनके ऊपर किया जाए, बाकी सबको ये इजाज़त दी जाए। और इंशाअल्लाह ताला अगर प्योर इस्लामिक सिस्टम यहाँ पर आता है इस हवाले से कि दूसरों को आप मौका देंगे कि वो भी
अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार सकते हैं, तो सेकुलर्स भी इंशाल्लाह सेटिस्फाई होंगे। हमसे सेटिस्फाई नहीं है, हम पर तो धब्बा लग गया कि हम सेकुलर्स के फ्रंट मैन हैं, इस वजह से कि हमने उनको स्पेस दी है। अल्लाह का शुक्र है। मैंने तो बहुत पहले कहा था कि या तो आने वाले मुसलमान एथियस्ट होंगे या फिर वो मुसलमान होंगे जो हम लोगों के सामने इस्लाम रख रहे हैं कि ये ट्रू पिक्चर है, जो बुकिश इस्लाम है, ये फिरके का इस्लाम नहीं है, बुकिश इस्लाम है। ठीक है, मेक सेंस। यानी ओवरऑल इस डिबेट को बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि रिलीजन इज सपोज टू बी अ पर्सनल मैटर एंड स्टेट ऑलवेज हैज़ टू बी सेकुलर। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया की एग्जांपल देते हैं, 30 ईयर्स यूरोप की जो वॉर हुई 30 साल, और उसके अंदर कहते हैं मतलब मैसेकर हुआ, उसके बावजूद वो कहते हैं कि अगर सुलह हुई तो तब हुआ जब हमने पोप को चर्च से अलग किया। तो फाइनली यानी इसका आर्ग्यूमेंट ये बनता है कि स्टेट और रिलीजन को अकॉर्डिंग टू यू सेपरेट नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। ज़ाहिर मैं मुसलमान होने की हैसियत से इसको डिस्कस कर रहा हूँ। बहरहाल क्रिश्चियनिटी की कोई वर्स्ट एग्जाम्पल देकर उसे एक्स्ट्रापोलेट करके इस्लामिक सिस्टम को किसी भी तरीके से मिलाई नहीं किया जा सकता। हम पहले ये भी तजुर्बा करके देख लें। ये तो इसी तरीके से है कि रसल ने और रिचर्ड डॉकिंस ने क्रिश्चियनिटी को स्टडी करके इस्लाम के ऊपर बगैर पढ़े हुक्म लगा दिया। तो हम कहते हैं कि हमसे डिस्कशन करें इस टॉपिक के ऊपर, हम अपना मौक़िफ़ रखेंगे। ये अलग बात है कि प्रैक्टिकली अभी तक रिलीजियस तबका यहाँ पर कामयाब नहीं हुआ, और उसके पीछे ज़ाहिर है रीज़न जो है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट जब मौलवी तबके को सपोर्ट करती है तो इस्लाम की तरफ सारे मामलात हो जाते हैं, और अगर ऊपर आर्मी चीफ मुशर्रफ जैसा आके बैठ जाता है तो रोशन ख्याली आ जाती है। जी, रोशन ख्याली क्या, दीनदार लोगों के लिए ज़िंदगी उसने मुश्किल बना दी थी, वो दूसरी एक्सट्रीम पे चले गए थे। रोशन ख्याली के नाम पे आप छोटी छोटी चड्डियाँ बना के बच्चे और बच्चों को इकट्ठे दौड़ा भी देते हैं, तो ये वाला फैक्टर भी हो जाता है। इंटरेस्टिंग बात को आगे लेके चलेंगे जाके, तो हमारी आगाज़ था कॉन्वर्सेशन का। अली भाई, अगर हम कहते हैं रिलीजियस सोसाइटी हमें चाहिए और इसको लेके आना है, तो इसके अंदर एक सवाल तो मेरा होगा अल्कोहल रिलेटेड, लेकिन उससे पहले एक और सवाल होगा कि हमारी एक रिलीजियस सोसाइटी है जो कि प्रेजेंटली हम कहते हैं कि उनकी हुकूमत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम मदरसों की बात करें तो ओवरऑल 35,000 से ज़ायद मदारिस हैं, जिसके अंदर 3.5 मिलियन से ज़्यादा के स्टूडेंट्स हैं जो इस्लामी दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स 2023 के मुताबिक। इतनी ज़्यादा फिगर है बच्चों की। इसके अंदर साहिल एक पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जो मॉनिटर करती है चाइल्ड अब्यूज़ को। उन्होंने डॉक्यूमेंट किए 56 केसेस एक साल के अंदर चाइल्ड अब्यूज़ के। उसके बाद एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक डेकेड के अंदर 359 केसेस रिपोर्ट किए ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ बाय द रिलीजियस ऑफिशियल्स एंड क्लेरिक्स। व्हाट्स योर स्टांस ऑन इट? मैं ये कहता हूँ कि बड़े थोड़े केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा हैं जो रिपोर्टेड नहीं है। नहीं, देखें जहाँ इतने सारे बच्चे गरीब जिनके लिए 2 वक्त की रोटी इशू है, वो 24 घंटे अपने टीचर्स को अवेलेबल है, उसमें अगर ये केसेस देखें तो कुछ भी नहीं है। अगर वाकई इतने केस हैं, मेरा तो पहला रिपोर्ट कम है जो कि रिपोर्ट नहीं है ना, वो तो लिखा हुआ है, मैंने मेंशन किया। बाकी ये है कि हम समझते हैं कि हमारे जो मदारिस हैं, ये पाकिस्तान में सबसे बड़ी अगर कोई एनजीओ है तो ये मदारिस है। गरीबों को खाना मिल रहा है, ये बहुत बड़ी नेमत है। मैं हालांकि इनके ऊपर सख्ती से तनकीद करता हूँ, इनके नज़रियात के ऊपर, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि गरीबों को जो इन्होंने पनाह दी हुई है, गरीबों के बच्चों को, उनके लिए 2 वक्त की रोटी आसान हो गई है इनकी वजह से, ये बहुत बड़ी नेमत है। बाकी वक्त के साथ तब्दीली आ रही है। अब देखें पाकिस्तान में कई मदारिस हैं जिन्होंने वक्त के तकाज़ों के मुताबिक अपने आप को ढालना शुरू किया है। अब मुफ्ती तारिक मसूद साहब का जो मदरसा है, वहाँ पर जदीद साइंसी तालीम भी दी जा रही है। उनके मदरसे के पढ़े हुए कई एक स्टूडेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर भी हैं। डॉक्टर तारुल कादरी साहब के मदरसे में भी इस तरीके से तालीम दी जा रही है, जिसमें दीनी और दुनियावी तालीम को साथ लेकर चल रहे हैं। तो ये वाले मामलात भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी अभी भी वही ऑर्थोडॉक्स सिस्टम चल रहा है जिसके अंदर बेहतरी की ज़रूरत है। लेकिन अगर कोई कहे कि हम गवर्नमेंट के अंडर ये तमाम मदारिस या मस्जिदें कर दें, तो मैं इसे सपोर्ट नहीं करूँगा। उसकी वजह है कि हमारी इकॉनमी तो इस काबिल नहीं है कि हम अपना सर्कुलर डेट जो है उसको कम्पीट कर सकें। ये मदारिस का सिस्टम अगर गवर्नमेंट के पास आया तो मस्जिद के बिल भी नहीं जमा होंगे और 1 हफ्ते के अंदर मस्जिद बंद पड़ी हुई होगी, ना आप तनख्वाहें दे सकेंगे। ये तो बड़ी हिम्मत है मस्जिद की कमेटियों की कि वो पैसे इकट्ठे करके इतना बड़ा निज़ाम चलाते हैं। आज भी आप पंजाब में हज़ारों मसाजिद देखेंगे जिनमें एयर कंडीशन लगे हुए हैं, साफ़ सुथरे टॉयलेट्स हैं और सफाई के लिए अलग से बंदे मौजूद हैं। मस्जिद का इमाम भी है, नायब इमाम भी है, मौज़न भी अलग से, सबकी तनख्वाहें हैं और उनको रिहाइश भी बाकायदा मिली हुई है। गवर्नमेंट कैसे दे सकती है? हम मिसालें तो देते हैं मलेशिया की या सऊदीया की, तो उनकी इकॉनमी देखें, वो सपोर्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी ये काम नहीं कर सकती।
लेकिन मेरा सवाल वहीं का वहीं रह गया कि जो उलमा इकराम है वो बच्चों के साथ जो जिनसी ज्यादती है उसके ऊपर तकसीम क्यों है, उसका सोल्यूशन क्या है? तकसीम तो सारे इसको गलत कहते हैं, सोल्यूशन नहीं मिलता फिर भी। देयर इज नो सोल्यूशन। देखें, सोल्यूशन इसका यह है कि कानून सख्त हो और उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, ये इसका सोल्यूशन है। अगर आप सजाएं नहीं देंगे, बर वक्त चीजें रिपोर्ट नहीं होंगी। अब देखें, मुफ्ती अब्दुल अजीज का जो केस आया था, जब वो रिपोर्ट हुआ उस वक्त तक तो मेडिकल की रिपोर्ट में वो साफ निकल चुका था। अब उसने अलहदा से अपना मदरसा लाहौर में बना लिया। अब कानून की नज़र में तो वो इस वक्त गिल्टी नहीं है, अगरचे उसकी वीडियो भी सामने आ गई, सब कुछ हो गया, क्योंकि फोरेंसिक रिपोर्ट के अंदर तो साबित नहीं हुआ। तो टाइमली अगर चीज़ें रिपोर्ट हों तो फिर आगे मामलात को लेकर आप चल सकते हैं। इसके लिए बाकी ये होना चाहिए कि सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, और मेरा ख्याल है जी ये भी है। और दूसरा, मैं तो सबसे ज़्यादा तवाना आवाज़ ही हमारी है इस पूरे सिस्टम के ख़िलाफ़, ये वाला जो एक्ट परफॉर्म करते हैं ये, इसमें मैंने ये भी सजेस्ट किया था कि आप लोग हॉस्टल वाला सिस्टम जो है ना, ये बोर्डर सिस्टम ख़त्म करें, डे स्कॉलर्स हों, ये भी अच्छा सोल्यूशन है। दिन के वक्त आए और शाम के वक्त बच्चे जो है वो अपने माँ बाप के पास चले जाएं। लेकिन वो बच्चे जो दूसरे इलाकों से दूर दराज से आए हुए हैं, जिनके माँ बाप उनकी 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं कर सकते, उन्होंने जो हॉस्टल्स में बच्चों को दाखिल करवाया हुआ है, उनका मसला अपनी जगह रहेगा। उसके लिए फिर एटलीस्ट अगर गवर्नमेंट उनकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, उनके ऊपर चेक तो रख सकती है ना, और गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है। अभी ये FATF के बाद हमने देखा वो मौलवी जिनके चंदों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, उनके ऊपर गवर्नमेंट ने जब हाथ तंग किया तो चीज़ें सामने आना शुरू हुई हैं। हुकूमत अगर चाहे तो मॉनिटर ही सिर्फ इसको करना शुरू कर दे तो मामला बेहतरी की तरफ जा सकते। और अगर किसी बच्चे के साथ अगर होता है जिनसे ज्यादती, इंडिविजुअल लेवल पे अगर आपने मैसेज देना हो, ये कहना हो कि भाई आवाज़ उठाओ, बुलंद करो, किसी भी शरीफ पैमाने से लीगली या इंडिविजुअल लेवल पे क्या दे सकेंगे? हो सकता है ये हमारा इंटरव्यू पॉडकास्ट कोई देख रहा हो, एक बच्चा देख रहा हो, उसके साथ कुछ होता है और उसको आपकी बात याद आ जाए और वो कि नहीं मैं आवाज़ उठाऊंगा, मुझे अली भाई ने कहा था। जी, बच्चे से पहले तो माँ बाप का काम है कि वो अपने बच्चों को इस हवाले से तरबियत दें। आमिर खान ने एक तरीका बताया है ना बच्चों को, कितने गैर महसूस तरीके से उसने सेक्स एजुकेशन दी है लोगों को, बहुत ज़रूरी है बच्चों को ये दी जाए। और माँ बाप का जो रिलेशनशिप है अपने बच्चों के साथ वो दोस्ती वाला होना चाहिए, और इसमें खुसूसन माएँ जो है ना, वो तो फेस रीडिंग से बता देती हैं कि आज बच्चे के साथ क्या हुआ है। बेशक अगर ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि माँ और बाप का बॉन्ड जो है वो अपनी औलाद के साथ मजबूत नहीं है। आप रिलैक्स करें, वो आपके साथ डिस्कशन करें। बच्चों को नहीं, उनके माँ बाप को आवाज उठाने की जरूरत है। बच्चे कहाँ आवाज उठाएंगे? बच्चे सिर्फ ये है उनके लिए कि वो अपने माँ बाप को हर मामले में इन्वॉल्व करें, खा वो एब्यूज वाला मामला हो, खा वो मारने पीटने वाला मामला हो। ये भी तो बहुत सख्त एक इशू चल रहा है। कई लोगों की हड्डियां पसलियां तोड़ देते हैं, बाद लोगों की बिनाई हमेशा के लिए खत्म हो गई है। इस किस्म के कई वाकयात रिपोर्ट हुए। हर हवाले से माँ बाप को इन्वॉल्व करें, और माँ बाप का भी काम है बजाय गुस्सा खाने के वो अपने बच्चों के साथ खड़े हों इस हवाले से, और डिनाइल मोड में ना जाएं। वो कहते हैं कि पढ़ना नहीं चाहता इसलिए शिकायत कर रहा है। अगर शिकायत आती है, गलत भी है, तब भी बच्चे को डांटने की बजाय समझाएं। और बिल्कुल एब्सोल्युटली शरई तौर पर सज़ा क्या होनी चाहिए? कोई पकड़ा गया, किसी बच्चे ने आवाज़ उठाई कि इसने मेरे साथ ज्यादती की है, इस मदरसे के अंदर सज़ा क्या होगी या क्या होनी चाहिए? इस्लाम क्या बताता है? खतरनाक है जी इसकी, तो बताएं ना। वो तो सुनन अबी दाऊद के अंदर जामिया तिरमिज़ी में मौजूद है कि अगर बिर्रिज़ा कर रहे हैं तो फाइल और मफूल दोनों कत्ल किए जाएंगे। अच्छा, और अल-मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर सही सनद से मौजूद है कि इब्न अब्बास कहते हैं कि इसकी सज़ा वही है जो कुरान में आई है कि उस इलाके की सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग से ऐसे शख्स को ज़मीन पर गिरा दिया जाए, वो तभी मौत मार जाए तो ठीक, वरना पत्थर मार के उसे हलाक कर दिया जाए। अब ये कहने को तो बड़ी सख्त सज़ा है, लेकिन ये डेटरेंस है। एक को सज़ा होगी ना, हजारों के लिए डेटरेंस हो जाएगी। अब देखें हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में इस किस्म के कई वाकयात रिपोर्ट होते थे, उन्होंने सरेआम फांसियां दी हैं, सजाएं दी हैं, और आप देखेंगे कुछ अरसे के बाद ये मामला सारे सेटल हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, वेरी लॉजिकल। आई लाइक द आंसर, आई लाइक द अप्रोच एंड आई लाइक द सज़ा एज वेल। पाकिस्तान में ऐसा एक दफ़ा हो जाए तो डेटरेंस सेट हो जाएगी, जैसे न्यूक्लियर के साथ आपने की हुई है। अली मैरिटल रेप की तरफ बढ़ते हैं। इज़्दिवाजी ज़िंदगी के अंदर वो कहते हैं जी ज़ना बिल जबर के ज़ुमरे में आ जाता है जब आप फोर्स्ड अपने आप को अपनी अहलिया के ऊपर पुश करते हैं फिजिकली रात के टाइम। अहलिया इज़ नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन एक मेल कहता है कि मैं पुश करूंगा अपने आप को, उसकी चॉइस नहीं है। तो क्या ये मैरिटल रेप होगा? इसकी क्या एक्सप्लेनेशन? क्या रेप तो इसको कहा ही नहीं जा सकता, इसके लिए एजुकेशन की जरूरत है। देखें बच्चियां जो है, माओं का काम है उनको एजुकेट करें कि खामन के क्या हुकूक हैं, और ये स्पेसिफिकली जो
सेक्स वाला मामला है, ये एक क्रिटिकल इशू होता है मर्द के लिए। तो औरतों को चाहिए कि वो जहां तक अकोमोडेट कर सकती हैं वो करें, ये मर्द का हक है। लेकिन मर्द का भी काम है कि वो भी अपनी बीवियों को अकोमोडेट करें। इस हवाले से कि अगर एक बीवी 3-4 बच्चों के साथ पूरा दिन मसरूफ है और सफाई भी वही देखती है, घर की कपड़े भी वही धोती है, खाने पकाने का मामला भी वही करती है, और रात के वक्त जब वो बिस्तर पे आती है उसको तो होश ही नहीं होती, थक जाती है वो बिल्कुल बाद में, यानी वो बिस्तर पे बाद में आती है, नींद को पहले आई हुई होती है। तो मर्द का काम है कि अकोमोडेट करे। लेकिन बसा औकात औरतें भी खामखा बाज मामलात में जिद बना लेती हैं। मेरे पास इस किस्म के केसेस आते हैं। बाज औकात गुस्सा खामंद के माँ बाप के ऊपर होता है और वो बीवियां खामदों के ऊपर गुस्सा निकालती हैं। तो मैं ये कहता हूं कि एक जो बंदा आपके साथ मुखलिस है ना, उसको तो अपने साथ मुखलिस रहने देना, अपने मामलात का गुस्सा उसके ऊपर ना निकालें। हाँ, पॉजिटिवली अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। उसका अच्छा तरीका हो सकता है कि आप अपने मामलात को उनके साथ डिस्कस करें, अपने हस्बैंड के साथ, कि मुझे ये इश्यूज आ रहे हैं और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मुझे अलग घर में शिफ्ट करें। अलग घर में नहीं कर सकते, अलग पोर्शन में करें। किचन अलग करने से 90% मसाइल जो है ना वो हल हो जाते हैं, ये मैंने देखा है। लेकिन बहरहाल इसमें सबसे मुश्किल जो सूरत हाल है उससे तो हस्बैंड को गुजरना पड़ता है, क्योंकि उसको माँ बाप और अपनी बीवी बच्चों के दरमियान बैलेंस रखना पड़ता है, और वो उम्मन पेश जाता है। इस मामले में बैलेंस रखना मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी ओवरऑल अज़दवाजी ज़्यादती का जो कॉन्सेप्ट है, यू थिंक वो नहीं है, मियाँ बीवी का रिलेशनशिप है। अब मुझे ये बताइए, दिस इज अ टर्म जो कि बड़ी ज्यादा प्रोपेगेट हो जाती है। थोड़ा मैं असल में इसके ऊपर उस तरह तफसीलन गुफ्तगू नहीं करना चाहता था, क्योंकि आप कुरैद रहे हैं, तो मैं इसलिए मैं लर्निंग मकसद लर्निंग है, बिकॉज़ बहुत से लोग हर दूसरे दिन कैमरे का भी ख्याल करता हूं ना कि कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना हो कि जो मैंने इसलिए बड़े ढकेज पे लफ्ज लर्निंग, मकसद लर्निंग है, वैल्यू एडिशन करता हूं, मकसद लर्निंग है सिर्फ, और कोई मकसद नहीं है कि अगर इस तरह की कोई सूरत हाल है तो खामन का काम है काउंसलिंग करे अपनी बीवी की, उससे ये पूछे कि बताओ मैं दूसरी शादी कर लूं, ठीक है, या मैं आउट ऑफ वेडलॉक कोई मामलात अपने लेके चलाऊं। तो कोई ये मैं समझाने के लिए काउंसलिंग, ये ब्लैकमेलिंग में आ जाएगा। ब्लैकमेलिंग नहीं है, काउंसलिंग है, ठीक है। काउंसलिंग देखें, मर्द के अंदर ये अल्लाह ताला ने एक इंपॉर्टेंट जज्बा रखा है। शादी उसने इसलिए नहीं की है कि 2 रूममेट रहेंगे। शादी में सबसे बड़ी चीज सेक्स है, उसके बाद औलाद है। नहीं फ्राइड नहीं, मैं आपको बताता हूं, देखें। अच्छा चले, मैं जवाब दे रहा हूं, ठीक है। आप जितनी भी बातें करेंगे ना मैं तो आपको बड़ों की मिसालें दूंगा, ठीक है। आपने अगर कोई ला के कोई शरीफो नफ्स सा कमजोर सा मर्द मेरे सामने पेश करना है तो मैं तो वो बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो मर्द की बात कर रहा हूं ना, उस मर्द की जिसे मर्द कहा जाता है। आपको एक चला गया इसलिए कोई बात नहीं। आप देखें, फ्राइड जो है वो क्यों कह रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट जज्बा सेक्स है? क्या वो इस्लाम से मुतासिर था? पूरी दुनिया उसको मानती है ना, ठीक है। इस्लाम तो पहले से कह रहा है ज़ुय्यिना लिन्नास, मुज़य्यन कर दी गई हैं लोगों के लिए हुब्बुश शहवात, जो अट्रैक्टफुल चीजें हैं इस दुनिया की। पहले नंबर पर मिनन निसा, औरतें, माल का जिक्र, औलाद का जिक्र बाद में हुआ। ये अल्लाह भी कह रहे हैं, और जो दुनिया में सेकुलर्स के मिनी गॉड्स है ना, यानी कि फ्रॉइड, वो भी यही कह रहा है। इसके ऊपर कंसेंसस है। अब इस पे अगर हमने व्हील इन्वेंट करना है ना, तो हम अलग से एक डिस्कशन कर लेते हैं कि ये बात ठीक है क्या नहीं। मेरा ख्याल है जहां पे हमारा कंसेंसस है ना, रिलीजियस तबके का और सेकुलर तबके का, उससे आगे चलना चाहिए, वरना तो हम एक इल्मी शहवत पूरी कर रहे होंगे एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। तो इसके ऊपर तो हम एग्री है ना कि सेक्स सबसे इंपॉर्टेंट जज्बा है। आज भी आप देख लें, सेक्स से बड़ा कोई इंपॉर्टेंट जज्बा नहीं है। सेक्स डिसिप्लिन इस्लाम ने दिया है, या तो आप सेक्स डिसिप्लिन से बाहर निकल जाए तो फिर वो मर्द अपनी ऐसी औरतों को रूममेट के तौर पे एक्सेप्ट कर लेंगे, वो बाहर मुंह मारेंगे। अगर बीवी चाहती है कि उसका खामद उसके साथ मुखलिस हो तो उसे सेक्स के मामले में उसे अकोमोडेट करना होगा, और इसी तरीके से खामद को भी करना होगा। ये उल्ट केसेस भी होते हैं। मेरे एक ऑफिस के कुलीग थे, उनके साथ बिल्कुल उलट मामला था, वो तंग आए हुए थे अपनी बीवी से, इस तरह का मामला भी हो जाता है। तो उनको भी हम यही समझाते थे, सेक्स चूंकि एक नेचुरल जज्बा अल्लाह ताला ने रखा है, इसको आप खत्म तो करवा नहीं सकते, इसको आप डायरेक्शन देंगे, और उसके लिए निकाह अल्लाह ताला ने रखा है। और जब निकाह किया वो इसीलिए किया है कि इंसान दूसरी तरफ ना जाए। अब दूसरा ऑप्शन तो यह है कि वो दूसरी शादी कर ले या तीसरी शादी कर ले, उसको भी अल्लाह ताला ने इजाजत दी है। और एक वो काम है जो शैतानी अमल है, और उसमें बीवी तो ठीक है, खुश रहेगी कि ठीक है मुझे ये तंग नहीं कर रहा, लेकिन दूसरी तरफ उसके खामन की भी आखिरत बर्बाद होगी
और वो उसके लिए भी तकलीफ दे चीज है अगर वो अपने हस्बैंड से मोहब्बत करती है। तो शादीशुदा रिश्ते में बॉन्ड दो चीजें हैं, सेक्स और औलाद। अगर ये मजबूत होंगे तो मामला आगे चलेंगे। मैंने आपका एक और क्लिप सुना था जिसके अंदर आप कह रहे थे शादीशुदा जिंदगी के अंदर सेक्स जो है उसका सिर्फ 1% पार्ट होगा, बड़ा छोटा सा पार्ट है, 90% जो है शादी दूसरी चीजों के ऊपर मबनी है। मुझे वो पॉइंट तो एक्सेप्ट मैं करता हूँ, मुझे अच्छा भी लगा था। शायद किसी और कॉन्टेक्स्ट में, ये दोनों बातें बात हो सकता है कॉन्टेक्स्ट कोई और हो, लेकिन इंटरप्रिटेशन कॉन्टेक्स्ट में बता देता हूँ। वो कॉन्टेक्स्ट ये था कि जो लोग सिर्फ सेक्स को देखकर रिश्ते की बुनियाद रखते हैं, खूबसूरती को देखकर, उनके लिए मैं कह रहा था कि ये उसका एक बहुत छोटा हिस्सा है इस एतबार से। बाकी ज़ाहिर इंपॉर्टेंट जज्बा तो है। दूसरा, जो लोग समझते हैं कि ये शादी से पहले जो हम इस तरह इश्क मशूकी के मामला चलाते हैं, शादी के बाद भी यही कुछ चलता रहता है, नहीं, जिंदगी में कई एक चीजें आ जाती हैं। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर इकोनॉमी आता है। राइट। मैंने ये भी एक वीडियो में कहा हुआ है कि इस्लाम का छठा फर्ज रोटी है। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, इकोनॉमी, उसके बाद दो खानदानों का मिलाप है, दो मर्दों औरत का मिलाप नहीं है, एक दूसरे को अकोमोडेट करना पड़ता है। ससुराल की जो सख्त गुफ्तगू है बाज़ औक़ात बीवी को सुननी पड़ती है, और बाज़ औक़ात बीवी के ससुराल इतने अजीबो-गरीब होते हैं, अगर किसी ने कोई बहुत ऊंची जगह शादी कर ली है वो तो उनके खर्चे नहीं पूरे कर सकता, इस एतबार से कि हर जगह उसने पैसे दे। तो वो हर बात अपनी जगह दुरुस्त है। नबी इस्लाम के पास भी अगर कोई आगे सवाल करता था ना कि बताएं सबसे बेहतर अमल कौन सा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं पर नमाज का जिक्र किया है, कहीं पर माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का जिक्र किया है। वो हर बात अपनी जगह पर दुरुस्त होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, लेकिन ये बात अपनी जगह मौजूद है एक यूनिवर्सल ट्रूथ के तौर पर कि मियां बीवी में सेक्स सबसे इंपॉर्टेंट जज्बा है। इसको मैं अभी साबित करता हूं। अगर फ्री सेक्स होगा, अगर औरत बदकार है, तो क्या हस्बैंड उस औरत को अपने साथ रखेगा? तो इसका इस एतबार से देखा जाए तो इतना बड़ा हिस्सा है। और अगर मर्द बदकार हुआ तो भी वाइस वर्सा, यकीनन। तो हम तो मर्दों को कहते हैं कि भाई आपने अपनी बीवियों के साथ मुखलिस रहना है। और मैं तो अक्सर मिसाल देता हूं कि ये जो लोग इस्लामी बहनों की खिदमत के लिए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के बाहर फिर रहे होते हैं, इनसे अगर पूछा जाए कि आपकी बीवी कैसी होनी चाहिए, तो वो कहेंगे जी फुल नकाब करती हो और शादी से पहले कहीं अफेयर ना चला, और खुद वो अफेयर चला रहे होते हैं। मैं तो उसको टॉन्ट करवाता हूँ। डबल स्टैंडर्ड है। ठीक है, लॉजिकल। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, फोर्स्ड कन्वर्जन्स की तरफ चलते हैं। कहते हैं पाकिस्तान के अंदर जो जबरी मजहब तब्दीली है उसके कुछ वाक़यात जो हैं 2022 के अंदर जो रिपोर्टेड है, मैं वो कोट करूँगा। पीपल्स कमीशन बराए हुकूक अक़लियत और इदारा बराए समाजी इंसाफ की एक रिपोर्ट है। वो कहते हैं साल 2022 में कम अज़ कम 124 जबरी मजहब तब्दीली के वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिसमें से 81 जो थे 81 हिंदू थे, 42 ईसाई और एक सिख शामिल था। इस मसले की बुनियादी वजूहात क्या हैं और इसका इस्लामिक या शरई तौर पर क्या पहलू है इसका? लैक ऑफ एजुकेशन है, और आपकी उस रिपोर्ट से ही लग रहा है कि मेजॉरिटी वाक़यात सिंध के हैं, क्योंकि 81 हिंदू आपने जिक्र किए वहीं पर रहते हैं, और ज़्यादातर सिंध में ये जहालत पाई जाती है। इसमें इस्लाम का तो वाज़ेह मौक़िफ़ है, ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्दु मिनल गई। दीन कबूल करने के हवाले से किसी पर जबर नहीं है। अल्लाह ताला ने रुश्दो हदायत को गुमराही से अलग करके बयान कर दिया है। जिसकी मर्जी इसको कबूल करे, जिसकी मर्जी ना करे। फोर्स कन्वर्जन इस्लाम में हराम है जी, गन पॉइंट पे। क्या बात? अगर कोई इसकी मिसाल देता है नबी इस्लाम की मुबारक जिंदगी से, तो वो भी मैं आपके कैमरे की वसादत से क्लियर कर दूं। नबी इस्लाम की मुबारक जिंदगी में एक अल्लाह ताला का कानून था जो रसूलों के केस में होता है कि जब रसूल को भेजा जाता है तो हुज्जत तमाम कर दी जाती है। उसके बाद अगर कोई रसूलों का इनकार करता है तो अल्लाह ताला की तरफ से अजाब आता है। नबी इस्लाम के केस में वो अजाब डिफरेंट शक्ल में आया। सूरह तौबा में आया कि हम सहाबा की तलवारों को इन पर मुसल्लत करेंगे। कौम शुएब हलाक हुई इनकार करने पर, कौम फिरौन हलाक हुई, सालेह अलैहिस्सलाम की कौम हलाक हुई, हूद अलैहिस्सलाम की कौम हलाक हुई। हमारे नबी इस्लाम के इनकार पे भी मुशरिकीन अरब ने हलाक होना था, क्योंकि 23 साल की दावत थी। यहां पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस दफा हम मुसलमानों की तलवार इन पर मुसल्लत करेंगे। वो सूरह अत-तौबा में आयात नाजिल हुई कि 4 महीने का टाइम है, पीछे 23 साल की मेहनत है, अब भी मौका है, इस्लाम कबूल कर लो, वरना अल्लाह की तरफ से अजाब इस्तिसाल आएगा और तुम्हें कत्ल किया जाएगा, या अरब की सरजमीन छोड़कर चले जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह 99.9% लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। और देखें, ये इतना बड़ा मौजज़ा है। 2/3 कुरान धमकियों पर था कि जिस तरह अगले पैगंबरों के इनकार पर अजाब आया था, अहले मक्का तुम पे भी अजाब आएगा, लेकिन प्रैक्टिकली आया ही कोई नहीं। यानी अल्लाह ताला की रहमत देखें कि अल्लाह ताला ने यह तो गवारा कर लिया कि 2/3 कुरान की धमकियां धरी रह जाए, और
इसके अपोजिट रिजल्ट निकाल लिया। ये अल्लाह ताला की रहमत है, रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रविश है कि अबू सुफियान को भी, हिंद को भी माफ कर दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम वाला जुमला बोला, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं है। तो ये एक स्पेसिफिक नबी इस्लाम के साथ जुड़ी हुई चीज है। इसके बाद ये नहीं है कि आप तलवार लेकर निकलेंगे और लोग कहेंगे जी कलमा पढ़ो नहीं तो कत्ल किए जाओगे, ये इस तरह नहीं है। ना हम बाद की एक्सपेंशंस को इस्लामिक एक्सपेंशन समझते हैं, बनु उमैया या बनु अब्बास की या इवन सल्तनत उस्मानिया की। ये सुपर पावर्स की एक्सपेंशन थी, हाँ मुसलमानों की एक्सपेंशन थी, इस्लाम की नहीं थी। क्या बात है, एब्सोल्युटली राइट, लॉजिकल एंड स्पॉट ऑन। चलिए भाई, अभी हमने कहा बात की कि स्टेट जो है इट हैज़ टू बी रिलीजियस, और पाकिस्तानी स्टेट की मिसाल भी दी, एग्जाम्पल भी कोट की। क्या इस्लामिक एक स्टेट जो है वो अल्कोहल की ऊपर टैक्सेशन कबूल कर सकती है, मतलब लॉजिकली या इस्लामिकली क्या इसमें अंदर हुक्म है? इस्लाम में तो अल्कोहल बेचना भी हराम होगा, उसकी दुकान खोलना भी हराम, और यहाँ जो क्रिश्चियंस को इन्होंने परमिट दिए हैं वो तो कहते हैं हमारे रिलीजन में भी हराम है, हिंदू कहते हैं हमारे रिलीजन में भी हराम है। पता नहीं ये कौन से लामज़हब लोग हैं जिनको इन्होंने। मैं यहाँ पे वही चीज़ कोट करना चाह रहा हूँ। वो कहते हैं इस्लाम फॉरबिड्स अल्कोहल कंजम्पशन, सूरह अल-माइदा में जिक्र हो जाता है, लेकिन वो कहते हैं जो इसको करते हैं जस्टिस है, वो कहते हैं जी टैक्सेशन एंड रेगुलेशन आर सेपरेट मैटर्स। और करंट टैक्सेशन की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर लीगली जो प्रोड्यूस की जाती है वो माइनॉरिटीज़ एक्सपोर्ट के ज़रिए वो एक्साइज ड्यूटी एक्ट 2005 के अंदर की जाती है 25 से 85% पर यूनिट के अंदर। 2022 के अंदर हुकूमत वक्त ने 1.5 बिलियन रुपीज़ जो हैं अल्कोहल रिलेटेड टैक्सेस में कबूल भी किए। नहीं हराम है, ये कोई दूसरी राय नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि जी कुरान हकीम में है कि शराब में फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं और इसके नुकसानात फ़ायदों से ज़्यादा हैं, तो ये फ़ायदे से मुराद इसके पीने का फ़ायदा नहीं है, वो यही वाला फ़ायदा था कि लोग इसको बेचते थे पीने में। तो अब हॉलीवुड की फिल्म में पहले तो टोबैको के हवाले से आती थी ना स्टेटमेंट, अब उन्होंने मान लिया। देखें 8 से 10 साल पहले का भी इंसान दुनिया में आ जाए वो नहीं मानेगा कि शराब के 100% नुकसान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज साइंस ने वेरीफाई कर दिया है कि 100% नुकसान है। ध्रुव राठी ने बकायदा इसके ऊपर इतनी ज़बरदस्त वीडियो बनाई है, उसने कहा 1% भी इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन साइंस को यहाँ पहुँचते पहुँचते कितना टाइम लगा है। अगर हम सर तस्लीम खम कर देते रिवील्ड नॉलेज के सामने जो अल्लाह ताला ने हमें दिया था, क्योंकि इस तरह के मामलात खुदा बताता है। हाँ आप ट्रैफिक कवानीन बनाए वो आपका हक है, लेकिन जो अखलाकी कवानीन है ना वो गॉड देगा जो आपका क्रिएटर है। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, शराब कशीद करने वाला, निकालने वाला, उसको सर्व करने वाला, सवारी पे लोड करने वाला, अनलोड करने वाला, पीने वाला, पिलाने वाला, खरीदने वाला, बेचने वाला, ये 10 किस्म के लोगों पर अल्लाह के नबी इस्लाम ने लानत फरमाई है। हाँ जी, लिहाजा इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि शराब का कारोबार नहीं हो सकता। वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी और परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो और गुनाह और सरकशी के कामों में मदद ना करो। ये यूनिवर्सल एक रूल बता दिया गया और यही जवामे कलिमात हैं कुरान हकीम के, हर चीज़ में फिट आती है। अब देखें हमारे कई पश्तून भाई हैं, वो हेरोइन भी स्मगल करते हैं और एयरपोर्ट के ऊपर पकड़े जाते हैं तो वहां पे नमाज भी पढ़ रहे होते हैं और कहते हैं ये हमारा कारोबार है। और जब उनसे दलील पूछी जाती है कहते हैं जी उलमा ने फतवा दिया है कि गधा खाना हराम है लेकिन गधा बेच सकते हैं आप। भाई गधा इसलिए बेच सकते हैं कि गधा सवारी के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। अगर गधे का गोश्त बेचेंगे ना तो गधा बेचना भी हराम है, ये ज़हन में रखिएगा। अमेरिका में कई अहले हदीस उलमा ने फतवे दिए हैं कि जी आप खंजीर का गोश्त नॉन मुस्लिम को बेच सकते हैं। मुसलमान इस तरह का कोई काम कर ही नहीं सकता। नेकी और परहेज़गारी के कामों में आपने मदद करनी है, गुनाह के कामों में आपने मदद नहीं करनी। खा आप इस्लामिक स्टेट में रह रहे हैं, खा किसी सेकुलर स्टेट में रह रहे हैं, आप तो खुदा की जमीन पे रह रहे हैं ना। सबसे पहले तो आपके जिस्म के ऊपर आपके रब का हक है ना, ठीक है ना। तो खुदा की मर्जी इस जिस्म पे चलनी चाहिए, स्टेट की तो बाद में मर्जी चलेगी। क्या बात है, लॉजिकल। सो मौजूदा जो वक्त है हुक्मरान वक्त जो है उनके लिए भी इसके अंदर एक सवाल है और मैसेज है, हो सकता है अगर उसको फॉलो करें तो क्या बात है ताहयात उनका नाम रह जाए, लेकिन मुश्किल ऐसा लगता है। अली भाई थोड़ा सा हम सियासी गुफ्तगू की तरफ बढ़ते हैं और अच्छी लगती है आपसे सुन के, मज़हब को तो सीखते हैं आपसे, सियासी गुफ्तगू के अंदर डिबेटेबल होती है और बैक एंड फोर्थ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो सकती है। आपने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को यू टर्न का मास्टर कहा, यू टर्न का मास्टर नॉट मास्टर, अच्छा, और कहते हैं कि गैर मुस्तकिल मजाजी जो है उसके ऊपर तनकीद की, लेकिन वो कहते हैं कि आपके ऊपर फिर क्रिटिसिज्म आता है कि जब आप उनको कहते हैं कि गैर मुस्तकिल मजाजी और यू टर्न के मास्टर हैं
तो आपके नाकिद कहते हैं कि आपने माजी में मुफ्ती तारिक मसूद को जब मनाजरे का चैलेंज किया और उससे पलटे, उसके बाद आपने मुफ्ती हनीफ कुरैशी के जेलम आने पर पुलिस को भेजा, खुद नहीं गए। इलामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर का जिक्र करते हैं। इसी तरह मुफ्ती अब्दुल वहीद कुरैशी, हाफिज़ अबू याहिया नूरपुरी, हाफिज़ शाम इलाही ज़हीर, मुफ्ती राशिद मोहम्मद रज़वी, मौलाना सैफुल्लाह मोहम्मदी, मतलब ये काफ़ी लंबी लिस्ट है। प्रेसिडेंटली इमरान रियाज, आफ्ताब इकबाल और जुनैद सलीम का भी नाम है, लेकिन इन नामों को हम साइड पर रखते हैं, बाकी नामों को रखते हैं। वो कहते हैं कि इन नामों को आपने चैलेंज वन वे और अनदर, या उनका चैलेंज कबूल किया है या आपने चैलेंज पुट फॉरवर्ड किया है, जब मौका आया तो आपने यू टर्न ले लिया। नहीं, बिल्कुल ऐसा हुआ ही नहीं है। काश ऐसा हुआ होता तो वो वीडियो सामने आती और हमारे मुखालफीन जो कुरान और सुन्नत के दलाइल में हमारा मुकाबला करने से कासिर है तो उनके हाथ तो ये चीज़ लग जाती। इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई है। नहीं, बहुत सी वीडियोस लेकिन मौजूद तो है ना जिसमें वो कह रहे हैं बाहर आके अकेडमी के आ जाओ, बाहर आ जाओ, ये कर लो। तो होता ही नहीं है। मुझे बताएं, आप सहाफ़ी हैं, ठीक है, आप फैक्ट्स और फिगर्स के साथ कोई रिपोर्ट रखते हैं, किसी दूसरे सहाफ़ी की रिपोर्ट को चैलेंज करते हैं अपने प्रोग्राम के जरिए, तो इसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो सहाफ़ी शाम के वक्त 500 बंदा लेता है और आपके घर पहुंच जाता है। अगर मैं मनाजरा कहूँ, मैं कहूँ आप मेरे सामने मैंने तो कहा ही नहीं ना, मैं आपको यही तो बताना चाह रहा हूँ। वीडियोस देखिए कि आए सामने बैठ जाएं, सामने बैठ जाएं, सामने बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कहा, कभी नहीं कहा। अच्छा, हाँ, देखे ना, मैं इतनी बड़ी बात आपके कैमरे में कर रहा हूँ। हाँ, अब मैं बता दूं कि मैंने कहा क्या है, ठीक है, वो भी मैं बताता हूँ। जब ये हमारे कुरान और सुन्नत के दलाइल के मुकाबले पर फेल हो गए ना, तो इन्होंने कहा कि आखिरी हल यह है कि इंजीनियर को हमारे सामने बैठाओ। कि इन्होंने कहा उलमा ने, ठीक है, मैंने नहीं कहा कि मेरे सामने आके बैठो। मैंने तो स्टाम्प पेपर लिख के दिया हुआ है। स्टाम्प पेपर की एक कॉपी इतनी बड़ी बार लगी हुई है कि मैं मुनाजरों में बिलीव ही नहीं रखता, इसका रिजल्ट कोई नहीं निकलता। क्योंकि पहले क्या इन्होंने आपस में मुनाजरे करके कोई रिजल्ट निकाला हुआ है? नेवर। जब ये हमारे स्टूडेंट्स को टॉन्ट करते थे ना कि तुम्हारा टीचर हमारे साथ बैठता नहीं है, तो मैंने कहा कि फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, अगर आप समझते हो कि ये मेरे हक में होने की दलील है कि मैं आपके सामने बैठूं, तो मैं तैयार हूं, लेकिन सिर्फ एक शर्त के साथ, ठीक है, और वो आप भी ले जाएं और जितने लोगों के आपने नाम लिखे हैं, टाइम आपके पास भी क़यामत तक के लिए है कि कोई एक बंदा भी तैयार हो जाए। और शर्त कोई मुश्किल नहीं है, कोई मैंने उनसे पैसे नहीं डिमांड किए। मैंने कहा कि अपने फिरके के बड़े से अपने हक में एक वीडियो बनवाओ छोटी सी कि ये मेरे फिरके का रैप है, इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार है। और ये मैं क्यों चाह रहा हूं? सिर्फ मौलाना फजल रहमान के हाथ पे 5 लाख उलमा बैत हैं। मुझे उम्र नू भी मिल जाए ना, 5 लाख के साथ मुनाजरा नहीं कर सकता। एक के साथ करूंगा ना, दूसरा कहेगा इसकी तो फील्ड ही नहीं थी। मसलन अब कई लोग हैं जिन्होंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब को जेल आने से मना किया था कि मुनाजरा आपकी फील्ड नहीं है, आप खारी काटेंगे वहां जाके, ठीक है। और हम तक तो इस तरह की सारी रिपोर्टें पहुंच जाती हैं, और मैं भी समझता हूं कि उनकी ये फील्ड नहीं है। वो एक शरीफुल नफ्स आदमी है, जो वो काम कर रहे हैं उनको वही काम करना चाहिए, ये उनकी फील्ड ही नहीं है। पहले उनको तैयारी करवानी पड़ेगी अगर उन्हें इख्तिलाफी मौज़ूआत के ऊपर बात करनी है। इलियास गुमन साहब की फील्ड है, मैं मानता हूं। तो अपने बड़े से वीडियो बनवाओ, एक ही बंदा। वीडियो बनवाना जरूरी है? हो सकता है वो ना यूज करते हो, इंटरनेट ना यूज करते हैं, उनके बड़े नहीं वो करते हैं। मैं आपको बड़ों के नाम भी बता देता हूँ ना, मैं तो घर तक पहुंचा। अगर वो वैसे कहते हैं कि बड़े बड़े के, मैं आपको बताता हूँ। बरेलवियों के बड़े हैं मुफ्ती मुनीब साहब, ठीक है, यकीनन आपने वीडियो में उनको देखा हुआ है, वो कायल है। देवबंदियों के बड़े हैं, नोट कर लेना क्योंकि आपने इतने नाम लिखे हैं, मेरे भी लिख दें। मेरे पास वीडियो पड़ी है, मैं जाके यहीं से प्ले कर लूंगा। देवबंदियों के हैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, ठीक है, वो माशाल्लाह ताला वीडियो बनवाते हैं। अहले हदीस साहब, अहले हदीस के हैं साजिद मीर साहब, जो 35 साल से सेनेटर है नून लीग के, ठीक है, और मशहूर ज़माना है, वो तो टीवी में तकरीरें करते भी नजर आते हैं। और अहले तशय्युअ के साजिद नकवी साहब हैं, वो भी एक पॉलिटिकल लीडर है और वो भी कैमरे में आता है। इनसे अपने हक में वीडियो, रिटर्न में नहीं, रिटर्न में तो मैं भी बना देता हूं किसी के हक में। रिटर्न वाला मामला जो है ना, वो एडोब फोटोशॉप वाला होगा, और ये वीडियो भी एआई की नहीं, ओरिजिनल होनी चाहिए। अपलोड करें, मैं अगला सूरज भी तुलू नहीं होने दूंगा। मैं इतवार का भी इंतजार नहीं करूंगा सरकार। मैं तो लुड़ियां पावांगा कि मुफ्ती मुनीब ने ये बंदा लॉन्च किया है इंजीनियर साहब के मुकाबले पे। लॉन्च का वेबसाइट ठीक नहीं है, कोई और वर्ड यूज कर लेते हैं। इसको आप नेगेटिव समझते हैं? सपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग, मैं तो यहूदों ने सारा की तरफ से लॉन्च हुआ हूं बगौल इनके मैं इनकी तरफ से इनको लॉन्च का लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकता। नहीं, इसीलिए चले वो मार्केट में अपना बंदा प्रोड्यूस कर लेते हैं, सपोर्ट करते हैं उसको। अच्छा, तो फिर मैं बैठने के लिए तैयार हूं, और ये भी इनकी ख्वाहिश पे, ये ज़हन में रखिएगा, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। मैंने क्यों बैठना है? मैं ये समझता हूं कि ये उलमा जो मुझे चैलेंज करते हैं ना बैठने का, फेम के लिए करते हैं। अगर ये मेरे साथ मुखलिस है ना, तो अपने बड़े से वीडियो बनवा लें। अब जो बड़ा इनको वीडियो बनाने के हक में नहीं है, इसका मतलब है वो बड़ा ये समझता है कि ये छोड़ू इस काबिल नहीं है कि वहां जाके मैं इसको जलील करवाऊं, या वो ये समझता है कि इंजीनियर साहब के साथ हमने को एग्जिस्ट करना है, और यही बात दुरुस्त है। मुफ्ती मुनीब साहब ने वीडियो में कहा है
कि वो अपने प्लेटफॉर्म से अपनी दावत पेश करते हैं, हम अपने प्लेटफॉर्म से अपनी दावत पेश करते रहते हैं, करते रहे हैं, करते रहेंगे। उन्होंने ना मुझे कादियानी कहा, ना गुमराह कहा, ना काफिर कहा। ये कौन सा कादियानी है कि जो पाकिस्तान में एलानिया सोशल मीडिया के ऊपर छाया हुआ है? कादियानियों की तो तबलीग के ऊपर पाबंदी है पाकिस्तान में, तो हमारी अकेडमी तो खुलती है। गलत बात है बस, ऑब्वियसली। ठीक है ना। जब ये करते हैं, अगर ये मेरे साथ मुखलिस हो, तो आज तक जितने लोग आए हैं वो इस किस्म की ऑफर यहां से लेके गए हैं, लेकिन दोबारा उन्होंने माजरत की है जी, कोई तैयार नहीं हुआ। अब मुझे बताएं, मैं अपनी एकेडमी के एक स्टूडेंट को मज़ार कायद पे भेजूं और वो वहां रात के 2 बजे एक वीडियो बनाए, जिसका मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने किया कि तकी उस्मानी बाहर निकल, मैं आ गया हूं मुनाजा करने के लिए। उन्होंने अपना स्टूडेंट भेजा था। जाहिर है कि वो तो छोटे हैं ना, तकी उस्मानी साहब के स्टूडेंट यही है ना, बल्कि स्टूडेंट में नहीं, स्टूडेंट के स्टूडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट। तो मैं भी अपना कोई स्टूडेंट भेजूं और कह जी तकी उस्मानी बाहर निकल, तो मुझे बताएं तकी उस्मानी साहब तो इसके ऊपर वीडियो भी नहीं रिकॉर्ड करवाएंगे। मैंने तो फिर भी इतवार वाले दिन वीडियो रिकॉर्ड करवा दी थी ना। और ये इनकी डिमांड के ऊपर है, क्योंकि इनका दावा यह है कि मैंने पैरेलल में एक नया कोई फिरका लॉन्च कर दिया, तो भाई उस फिरके का बड़ा तो मैं हुआ ना, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है। जिम्बाब्वे की टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की टीम से होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम ये नहीं कह सकती कि आपका तो लेवल ही कोई नहीं है, आप सिडनी की टीम के साथ खेलें, ये हो ही नहीं सकता। तो मुझे ये जिम्बाब्वे ही समझ लें, खुद ऑस्ट्रेलिया बन जाए, लेकिन एटलीस्ट मुझे ये वाली ऑनर तो देना कि मेरे सामने अपना बड़ा बिठाएं, और अगर बड़ा चर्ब जुबानी की कमजोरी की वजह से या ज़ईफ उम्री की वजह से मेरे साथ गुफ्तगू नहीं कर सकता, कि उसे एक जुमला बोलने के लिए 3 मिनट चाहिए, उतनी देर में तो मैं अपना पूरा मुकदमा रख लूंगा, तो कोई चर्ब जुबान बंदा लॉन्च कर दे। अब ये कोई तरीका है कि आप किसी के घर के बाहर जाके कहें कि बाहर निकल, बाहर निकल? और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने तो खुद माना अबरार भाई की पॉडकास्ट में, जो यूके से पीटीआई की बीट कवर करते हैं, कि मुझे उन्होंने बुलाया नहीं था। तो उन्होंने कहा जब बुलाया नहीं था तो लैंड के केस होते हैं। इस तरह होता है। यहाँ पर मेरे भाई सिक्योरिटी होती है। अगर कोई दंगा फसाद करने के लिए, मुनाजरे के लिए, यूँ चैलेंज करने के लिए आएगा ना, तो वो सीधा जेल जाएगा। जीम से जेल, जीम से जेलम, जीम से जहन्नम और जीम से जन्नत। चलिए, अच्छी बात है आपने जन्नत लगा दी, क्योंकि मैं को एग्जिस्टेंस की बात के ऊपर आने लगा था। अगर आप जेलम और जेल और जहन्नुम पे रोक देते तो मेरी को एग्जिस्टेंस वाला पॉइंट पीछे रह जाता। इस एकेडमी में नमाज भी होती, ये सिर्फ इतवार वाले दिन होती है नमाज, और वो भी सिर्फ टीम मेंबर्स के लिए या गेस्ट के लिए, जो इक्का दुक्का, बाकियों को हम भेज देते हैं। आपके आने से पहले 300 के करीब लोग थे, हमने उनको भेज दिया। हम यहाँ इस तरह की कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते। सिर्फ इतवार को एकेडमी खुलती है, कोई चंदा बुक नहीं, कोई मस्जिद नहीं। हम नमाजें इनके पीछे पढ़ते हैं, चंदे इनको देते हैं। ये कहते हैं आपने फिरका लॉन्च किया। फिरकों की एक गंदगी मेरे अंदर नहीं है और मेरी एक अच्छाई फिरकों में नहीं है। मतलब मेरी अच्छाई ये है, मैं ये कहता हूं कि सारे फिरकों को चंदा देना हलाल है, ये कहें। मैं कहता हूं सारे फिरकों वालों के पीछे नमाज पढ़ना दुरुस्त है, ये कह के बताएं। अब कह दें, नहीं कह सकते। वैसे आप इतना तो कह देना यार, लॉजिकल सा पॉइंट है, इतना सा बात कह दें और आगे साथ बैठ दें। लेकिन साथ बैठना मकसद नहीं है, कोई एग्जिस्ट करना मकसद है। अरे भाई, एब्सोल्युटली गॉट योर आंसर। जवाब अगर उनकी साइड से किसी ने देना होगा तो दे देगा। हमारा मकसद इससे आगे थोड़ा सा बढ़ना है, इसलिए प्लीज़ आपका टाइम मैं काट रहा हूँ। आगे बढ़ेंगे भाई, आपने इमरान खान साहब के ऊपर ही रहेंगे। खान साहब का आपने यूटर्न वाला मैंने हवाला दिया। खान साहब को आपने एक बात पर है ना, इसमें हम बात कर लेते हैं ना। अगर आप 6 सवाल रखेंगे तो मुझे 6 नहीं है, एक सवाल रखें। हाँ, उस सवाल को आप फ्रेज करें। वो सवाल तो हो गया ना, यूटर्न वाला हो गया। मैंने तो उसका जवाब ही नहीं दिया। आपने वो खान साहब के यूटर्न की बात की थी, तो आप वो नहीं पूछना चाह रहे, कोई और सवाल करना चाह रहे, कर लें। नहीं, आप दे दें, अगर कुछ इसमें और चीज ऐड करनी है तो कर दें। पूछना नहीं चाह रहा है, लेकिन आपने काफी लंबा जवाब दिया ना उसका। खान साहब का यूटर्न के ऊपर नहीं मैं जा रहा, मैं खान साहब के यूटर्न पे नहीं जा रहा। आपने वैसे कोट किया था, मैंने कोट किया था। वो फखरिया कहते हैं मैं यूटर्न का मास्टर हूं। वो कहते हैं बड़ा लीडर वो होता है जो यूटर्न ले। हम कहते हैं यूटर्न नहीं लेना चाहिए आपको। आपको अपने मकसद को फिक्स करके स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए। यूटर्न ये होता है कि 180 डिग्री। स्ट्रेटेजी में चेंज नहीं आ सकता, आ सकती है। यूटर्न हो 180 डिग्री। देखें, यूटर्न होता है कि मैं फिर खोल के करूंगा तो फिर आपका कैमरा उसका वजन उठा ले। नहीं, यूटर्न है, मैं बता दूं। स्ट्रेटेजी चेंज करना हालातों वाकयात के मुताबिक बिल्कुल करनी चाहिए। बिल्कुल 180 डिग्री अगर चेंज करना है तो फिर आप अपने पुराने गुनाहों के ऊपर माफी मांगेंगे। ठीक है। 180 डिग्री ये है कि आप लोगों को बताते हैं कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। ठीक है। और आर्मी चीफ के बारे में बोलना पूरी आर्मी के बारे में बोलना होता है। ठीक है। आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, नहीं होता? तो आपके बाप तो नहीं, आपको बदलना चाहिए। मैं अली भी और आज आप उसी डॉक्टर पे खड़े रहे कि आज भी जब आप एक्स पे आर्मी चीफ के खिलाफ बोलते हैं ना, तो पूरी आर्मी के खिलाफ आप बोल रहे होते हैं।
तो कायम है उस बात के ऊपर। चले ठीक है, लेकिन क्या ये कि उस वक्त जो आप करते रहे ना, कहानी करवाते रहे, और आपकी जितनी कहानी है 2014 से लेके आज तक, उन कहानियों के ऊपर माफी मांगे वो सारी, और मैंने मांगी है। अगर ये मुझे कहते हैं ना कि मैंने कोई यू टर्न किया, पहली बात है मैंने तो कोई यू टर्न लिया ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जब से मेरी वीडियोस रिकॉर्ड होना शुरू हुई है, अल्लाह का शुक्र है, मैंने अपने मामलात को कंक्लूड करने के बाद इस प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट किया। हाँ, वक्त के साथ अगर कोई चीज मुझ पर अया हुई तो मैंने उसके हवाले से उसको क्लैरिफाई किया, लेकिन मेरा पुराना मौके भी ऐसा नहीं होगा कि यू टर्न। मसलन मेरा मौकिफ था कि रुकू में रकत नहीं मिलती, मैं इमाम बुखारी के साथ था, लेकिन मेरी वो वीडियोस भी उठा के देखें, मैं ये कहता था कि जो इसके कायल है ना उनकी नमाज भी दुरुस्त है। ठीक है, ये नहीं कि मैं कहता इनकी नमाज ही नहीं होती, ये हराम के मुर्तकिब हो गए, ये गद्दार हो गए, ये नहीं करता था। अब मैंने इसको अडॉप्ट किया, इस मौके को बेहतर समझा, तो ये कोई 180 डिग्री डिसीजन नहीं है। ठीक है, अच्छा मैंने इमरान खान साहब का जो यू टर्न था, इमरान खान साहब के ऊपर डिबेट नहीं थी, वो सिर्फ मैंने हवाला, वो फिर बात ही नहीं करनी चाहिए थी, पता है, सिर्फ मेंशन करके फिर वो बीच में से बात उठाते कहते हैं कि जवाब गोल कर गया, तो इसलिए अगर कोई मौलवी की मिसाल देते तो मेरा नहीं ख्याल, मतलब एक तो अच्छा ठीक है, लॉजिकल हो जाता है नफ्स के ऊपर नहीं नजर भी है और हाथ भी है, एब्सोल्युटली माशाल्लाह, अल्लाह आपकी बांह को ऐसे ही कायम रखे। मैं खान साहब के ऊपर जो सर मैंने बात की ना, इमरान खान साहब को यू टर्न कर दे के आपकी बात की, अब मैं अगले सवाल की जानिब ये बढ़ रहा था इसी तरफ इमरान खान की तरफ से कि आपने उनकी यू टर्न की बात की, आपने उनका हिटलर से भी एक कंपैरिजन किया। डू यू थिंक वो कंपैरिजन जस्टिफाइड है? देखिए, जब किसी शख्स का कंपैरिजन करवाया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कंपैरिजन करवाया जाता है। किसने करवाया कंपैरिजन? मैं बताता हूं, मैं बताने लगूं ना, मैं तो अभी आगे आ रहा हूं, अभी तो बात स्टार्ट की है। अगर आपने पहले जुमले पे ही मुझे पकड़ लेना, आई थॉट किसी ने करवाया, वो साउंड इस पे क्लिप ये बनेगा, लोग बनाएंगे कि कंपैरिजन करवाया जाता है, लोग बनाएंगे क्लिप। ये तब बनाएंगे जब इसके बाद मैं खामोश हो जाऊं, वो काट लेंगे इतना क्लिप अली भी आपने खुद ही कहा है। नहीं, फिर तो मेरा ख्याल है गुफ्तगू करनी ही नहीं चाहिए। अच्छा नहीं कंटिन्यू। अगर आपको ये फिक्र लगी है, यानी आप ये कह रहे हैं कि मैं आपके लिए कह रहा हूं, आपके लिए आपको ये फिक्र है कि अल्लाह ताला को ये फिक्र है कि अगर मेरा क्लिप काट लिया गया कि नमाज के करीब मत जाओ, तो मैं ये आयत ही नाज़िल नहीं करता, तो नाज़िल तो इसी तरह ही हुई है। ठीक है, कंटिन्यू। इस तरह तो नहीं हो सकता। कंटिन्यू। वो क्लिप काटने वालों को छोड़े, उनके पीछे हम तो छोटा सा जोक था। हम मेरे ख्याल इल्मी डिबेट कर रहे हैं, अच्छी डिबेट जा रही है। जाहिल आदमी की वजह से हम आपस में तो अपना टाइम जाया ना करें। मेरा टाइम बहुत कीमती है, मैंने बिल्कुल ठीक है, और रिकॉर्डिंग्स भी करवानी है। हाँ, तो जब भी कंपैरिजन करवाया जाता है, इस जुमले से बात दूसरी तरफ चली, तो उसमें मिनिमम 100% उस चीज का होना जरूरी नहीं है। ठीक है, हाँ, मिसाल दी जाती है। मसलन मैं अपने उस्ताद के बारे में ये कहा करता हूं कि मौलाना इसहाक साहब इस दौर के इमाम हुसैन थे अलैहिस्सलाम। इसका कतन ये मकसद नहीं है कि मैं मौलाना इसहाक को सैयद मानता हूं, वो तो सैयद है ही नहीं थे, या मैं उनको अहलुल बैत में से शुमार करता हूं, या मैं उनकी कुर्बानियों को मिन्नोन उसी तरीके से समझता हूं जो हुसैन इब्ने अली ने दी। नहीं, एक फैक्टर में कि हुसैन इब्ने अली ने दिलेरी दिखाई गिवन सर्कमस्टांसेस में, 3 बरे-आज़मों में फैली हुई बनु उमैया की हुकूमत के खिलाफ वो खड़े हुए। उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे साथ कितने लोग हैं। ठीक है, इस एतबार से मौलाना इसहाक साहब 1 मैन आर्मी थे कि वो सारे फिरकों के खिलाफ खड़े हुए। उन्होंने नहीं देखा कि मेरा अपना फिरका मुझे अहले हदीस भी सपोर्ट नहीं करेगा, और जब मैं शिया के पास बैठूंगा तो मेरे ऊपर टैग लग जाएगा शिया होने का। उन्होंने परवाह नहीं की, 1 मैन आर्मी थे, तो मैंने उनको हुसैन के साथ कंपेयर किया। और ये तो सेंसिटिव मसला है ना रिलीजन का। अब आ जाए इसी तरीके से, जब मैंने खान साहब की बात की थी तो उसी जुमले में टीसीएम की पॉडकास्ट में मैंने एक्टिंग करके भी बताई थी कि हिटलर ने यूं मैंने हाथ उठा के कहा था कि वो हल्फ लेता था। खान साहब भी हल्फ ले रहे हैं, बस सिर्फ हाथ का फर्क है, दाएं और बाएं का। हल्फ ले रहे हैं खान साहब? हाँ, अपने मानने वालों से उन्होंने हल्फ लिया था ना कि जब मैं आपको बुलाऊंगा तो मेरे बच्चे तो दूसरे मुल्क होंगे, लेकिन आपने अपने बच्चे लेकर आ जाना है और अपने बच्चे कुर्बान करने हैं मेरे लिए। ठीक है, अगर एक पॉइंट पे आपने कंपैरिजन, जी एक पॉइंट। दूसरा, मैंने उसमें ये कहा था कि आप अपने फितने को अपनी जिंदगी में खत्म करके जाएं। अपने फितने को इमरान खान एक फितना है। जी मैं बता रहा हूँ ना, देखिए मैं जब मुझे जुमला तो पूरा करना था भाई, वो पॉइंट आता है सामने। सॉरी, मकसद आपको तंग करना नहीं था, लेकिन वो पॉइंट इस तरह है ना, इमरान खान को फितना क्यों कहेंगे आप फितना क्यों कहेंगे? आपके चंद बेवकूफ गेस्ट की सजा मुझे तो ना दें। मैं तो हर जुमला आप सवाल शुरू करते हैं ना तो मेरे दिमाग में पूरी रील होती है कि मैंने क्या बात करनी है और कितने मिनट बाद क्या जुमला बोलना है। अभी तो मैंने जुमला बोला है कि फितने को, तो मैं अभी इसके बाद अगला जुमला बोलूंगा। मेरे सारे स्टूडेंट्स को पता है जब मैं फितना बोलता हूं तो उससे अगला जुमला क्या बोलता हूं जी, बोले जी, अरबी वाला। देख लें
जवाब मिल गया आपको। ठीक है। तो आपने मुझे अगले जुमले में नहीं जाने दिया, और ये आखिरी वार्निंग है। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी पता है ना, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा था भी फारग, तो मैंने उसके बाद फिर कैमरा बंद करवा देना। तो ये तो अच्छी बात है, नेचुरल चीज है। नहीं लेकिन अच्छी बात, अलवी कैमरा बंद वाली बात ठीक नहीं होगी ना। अगर आप सीखना चाहते हैं ना तो सब्र से सुने। मैंने कोई 50 जुमले तो नहीं बोले ना, मैंने तो अभी ये दूसरी दफा हुआ, लेकिन आपकी बात के अंदर तो ठीक है ना कि मैं कैमरा बंद कराऊंगा। बोला है फितना, अभी मैंने अगली बात ही नहीं की है, मैंने अगला जुमला बोलना था। याद हो ना कि मैं जिन लोगों के पास बातें नहीं होती हैं तो वो 50 बातें करते हैं, मैं तो एक लोहार की मारता हूँ, 100 की लोहार की होती है, मेरी सुनार की एक। लेकिन आपको कैमरा बंद करने वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ कि अगर आप बात सुनने के लिए तैयार नहीं है तो फायदा नहीं ना। मैं सुनूंगा, मुझे तो आपने खुद ही का टाइम कम है इंटरव्यू दे रहे, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है, उनको खिज़र अलैहिस्सलाम कह सकते हैं कि भाई आप औलाद की है, तो मैं भी आपको कह सकता हूँ भाई, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। मैंने सुन्नत में कहा सुना माफ, ठीक है। अब आपने ये नहीं समझना कि मैंने आपको जो है मुझे लगा मैंने समझ लिया है और मैं खुद को खिज़र, तो ठीक है, ये आपको वो जवाब भी मिल गया कि जब एग्जाम्पल करवाई जाती है ना इस तरीके से तो वो 100% नहीं होता। ठीक है। अच्छा, तो मैंने कहा था कि खान साहब आपने अपने इस फितने को, यानी अरबी वाले आजमाइश को अपनी जिंदगी में खुद खत्म करना है। जो आपने लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर वायलेंट किया है, ठीक है, कि वो एज ए इदारा फौज की ट्रोलिंग करते हैं। अभी भी आपने देखा ये BLA का जो मसला हुआ है, किन लोगों ने गोद में लिया हुआ है इन दहशतगर्दों के वाकयात को और सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेट कर रहे हैं, किस तरीके से उसको प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, गोया के वो हमारे मुखालफीन के साथ खड़े हुए हैं। गोया के, इसका ये मतलब नहीं कि मैं उनको मुखालफीन के साथ समझता हूं, लेकिन उनका एटीट्यूड ऐसा है। और प्रैक्टिकली हमें नजर भी आया है, ये एक मौका था कि इस मौके के ऊपर हमारी ऑपोजिशन जमातों को पार्लियामेंट में आना चाहिए था। हालांकि खान साहब के दौर में खान साहब उठ के बाहर चले गए थे, लेकिन उस वक्त की अपोजिशन फिर भी आर्मी चीफ के साथ बैठी थी, उस वक्त एक क्रिटिकल इशू के लिए। ठीक है, ये वाला हौसला कम से कम इधर इनको अपोजिशन में दिखाना चाहिए था, जो उस अपोजिशन ने दिखाया जिसको ये कहते हैं कि जी वो तो डेमोक्रेटिक लोग नहीं है। तो इस वक्त तो हमें यही नजर आया। तो मैंने ये बात की थी कि आप जो इस तरह लोगों को वायलेंट कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में इस फितने को एड्रेस करें और लोगों को समझाएं कि इस तरह वायलेंट होने का कोई फायदा नहीं है। इस तरीके से आप तब्दीली नहीं ला सकते। तब्दीली लाने के लिए आपको डेमोक्रेटिक स्ट्रगल करनी होगी, उसके लिए आपको धमकियां नहीं लगानी होंगी, उसके लिए आपको इस तरह के धरने नहीं करने होंगे कि आपने मुल्क को ब्लॉक कर देना है। और ये वो सारी बातें हैं जो खान साहब से हमने सीखी हैं। जब TNP वालों ने यहाँ धरना दिया, खान साहब ने जो प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से कौम से खिताब किया था, उन्होंने कहा था इस तरह मुल्क चलते हैं कि आप आर्मी चीफ को धमकियां लगाएं, आप चीफ जस्टिस को धमकियां लगाएं, आप वज़ीर आज़म को। हाँ, तो ये सारी चीजें हमने उनसे सीखी थी। तो वो आईना हमने उनको दिखाया था कि भाई इस तरह करें। इसका कतई ये मकसद नहीं है कि हम उनको कोई उस एतबार से काफिर, मुर्तद या वो चीज समझते हैं। जाहिर है जब एक रिलीजियस प्लेटफॉर्म से बात हो रही है तो पूरे कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। तो ओवरऑल ही आपकी सारी बातें ठीक है, जस्टिफाइड है। इमरान खान के ऊपर डिबेट आई। सो डू यू थिंक नाउ प्रेजेंटली इस वीडियो के अंदर एज ऑफ टुडे कंपैरिजन जो था वो जस्टिफाइड नहीं था, नहीं होना चाहिए था, आपको नहीं कहना चाहिए था हिटलर और इमरान खान वाला? नहीं, बिल्कुल ठीक किया मैंने, वही वाली। अच्छा, लेकिन आप बहुत हर चीज़ कहते हैं, मैं साइंटिफिक की बात करता हूँ और करते भी हैं, मुझे अच्छा लगता है आपकी जब आप चीज़ को डिफेंड करते हैं, लॉजिक देते हैं। और चले इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम कर लेते हैं। मैं हिटलर के उस जमाने की सारी एक्टिविटीज बताता हूँ आपको। मैं भी अलवी फिर आपको ऐसे मशवरा दूंगा, शहजाद गयास भाई हैं हमारे, उन्होंने पूरा प्रोग्राम किया, वो आप देख लें। शहजाद गयास भाई का भी मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान को UAE से इसलिए वीज़ा बैन किया उन्होंने क्योंकि वो एक मोरू भाई हैं, उन्होंने वीडियो के अंदर कहा था बची चेक। मतलब इतनी स्वीपिंग स्टेटमेंट वाली मैंने उनकी वीडियो देखी है, उसके अलावा नहीं देखने का इत्तेफाक हुआ। अगर कोई रिपोर्ट आ जाती है वो अलग बात है, जो एस्टैब्लिश फैक्ट्स है ना, हिटलर तो अब माजी हो चुका है ना, किस तरीके से वो प्रोपेगेंडा वार के जरिए मुसल्लत हुआ, ज्यादा तो एक चीज सबके सामने एक चीज कोट करना चाह रहा हूँ। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि सिंस साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर हम आप बात करते हैं तो मैंने कोशिश की है, वैसे नहीं। वो कहते हैं कि अगर हम इनकी लीडरशिप और आइडियोलॉजी की बात करें और कंपैरिजन को साइंटिफिकली देखने की कोशिश करें तो वो कहते हैं इमरान खान वाज अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर। हिटलर एक फैशिस्ट डिक्टेटर था जिसने जेनोसाइड किया था। फोर्स और वायलेंस की बात करें तो हिटलर ने मिलिट्री को कंट्रोल किया, वॉर्स वेज की, एग्जीक्यूटेड मिलियंस। डिबेट करते जाते हैं, पहले ही आपका जुमला जो है ना, आप एक साथ एग्री करते हैं। मैं अलवी खत्म कर लूं, सिर्फ 4 हैं। हिटलर जो है वापस आके पॉइंट कर दूंगा, 4 हैं। वो भी डेमोक्रेटिक था, सिर्फ 4 हो गया है सरकार, सिर्फ 4 पॉइंट। इमरान खान की डेमोक्रेटिक हुकूमत थी, उसकी टोटलिटेरियन थी। हिटलर किस तरह आया ऊपर? इलेक्शंस के जरिए आया। बिल्कुल ऐसे, लेकिन पहले प्रोपेगेंडा हुआ सारा, उसके बाद जिस तरीके से मुसल्लत हुआ और फिर उसने जो कुछ किया। तो खान साहब भी 2014 के धरनों से शुरू हुए और करते करते 2018 में आए। बिल्कुल दोनों, उसको अगर आप डेमोक्रेसी समझते हैं तो बिल्कुल एक जैसी डेमोक्रेसी थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, फ्लाइट वही है, ट्रैक वही है, बिल्कुल वही है, वही उसी तरीके से हिटलर ने एंड पे कोई 20 मिलियन लोगों को कत्ल कर दिया। तो डू यू थिंक इमरान खान हैज द कैपेसिटी? ये तो बात का मामला है ना। आपने क्या फ्लाइट वही है? गलत बात ना करें,
आपने पहला जुमला बोला डेमोक्रेटिक तरीके से आया था, बाद में उसके करतूत क्या है ये तो डिस्कस ही नहीं किया हमने। यहां तक आपकी बात गलत साबित हुई कि डेमोक्रेटिकली नहीं है, दोनों डेमोक्रेटिक आए अगर आप डेमोक्रेसी समझ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ये बात आपकी गलत है कि हिटलर जो है वो कोई फौजी डिक्टेटर था, फौज की कमांड तो उसने बाद में ली है, वो भी पहले हारा था, उसके बाद प्रोपेगेंडा किया उसने, और इसके जरिए वो कि जर्मन जो है वो सुपीरियर है, नया पाकिस्तान, नई जर्मन कौम, इसी तरीके से वो भी ऊपर आया था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल क्लियर है अपनी जगह। अब एक एक एक्टिविटी को आप डिस्कस करेंगे ना, तो इसके बाद अगर आप ये कहेंगे ना कि भाई हिटलर जो है उसने शादी नहीं की थी, तो इसका मतलब है कि आप खान साहब को भी ये कह रहे हैं भाई ये जब मैं कहूंगा ना फिर आप बात करेंगे। मैंने कहा था कंपैरिजन का मतलब ये होता है 100% तो कभी भी वो नहीं होता। बहरहाल यहां तक क्लियर है कि जिस तरह की डेमोक्रेसी से खान साहब ऊपर आया ना, इसी किस्म की डेमोक्रेसी से हिटलर भी ऊपर आया था। यहां तक तो दोनों बराबर है। आगे चले। ठीक है, लॉजिकल एंडिंग टू द क्वेश्चन। अच्छा अली भी बात करेंगे, अल्लाह का शुक्र है कि वो कुछ नहीं हुआ बाद में जो हिटलर ने किया, वहां तक नौबत ही नहीं आई, हमारे खान साहब को मौका ही नहीं मिला। अल्लाह का शुक्र है। मैं ये क्लैरिफाई कर दूं ना कि भाई उन्होंने नहीं किया, कल को कोई अच्छा वैसे हिटलर क्यों, स्टालिन क्यों नहीं, माओ ज़ेडोंग क्यों नहीं, वैसे ही क्वेश्चन है ज़हन में आया। वो तो आके मसनद पे बैठ गया था। स्टालिन की मिसाल मैं इसलिए नहीं दूंगा कि वो तो रशियन इनकलाब के बाद जब लेनिन मर गया तो उसके बाद सेकंड था तो ऊपर आया ना, यहाँ तो ये इलेक्ट हो गया है इलेक्शंस के जरिए हिटलर, वो हिटलर ही बेस्ट मिसाल हो सकती है। ठीक है, अच्छा हम बड़े डिबेट को आगे लेके जाएंगे, इमरान रियाज के ऊपर लेके आएंगे थोड़ी सी देर के लिए। वो इस पॉइंट से लेके आएंगे कि आपने कहा कि खान साहब की कोई पॉजिटिव बात भी कर लेना, खान साहब की कोई पॉजिटिव बात, वो तो खान साहब की पॉजिटिव बात तभी नजर आ जाएगी आवाम को ना, अगर होगी वो तो उनके फॉलोअर्स का काम है। उनके यूएनओ में उन्होंने तकरीर बहुत अच्छी की थी, और इस्लामोफोबिया के हवाले से जो उनकी एफर्ट्स हैं, बिल्कुल इसके अंदर आपकी वीडियोस भी रिकॉर्डेड है माशाल्लाह। कुरान हकीम को तर्जमे की शक्ल में सिलेबस का हिस्सा बनाना मैट्रिक लेवल के ऊपर, ये अच्छा काम है उनका। सेहत कार्ड वाला एक उनका अच्छा काम है, ठीक है। और सबसे अच्छा काम है वोट को इज्जत दो, वो बयानिया उन्होंने ले लिया, उसमें एग्जैजरेशन हुई लेकिन बयानिया उन्होंने लिया, ये मैं उनकी तारीफ करता हूँ। ठीक है, गुड इनफ, गॉट इट, पॉइंट रिसीव। अच्छा अली भी इमरान रियाज के बारे में आप इनको कहते हैं, आप थोड़ा सा टॉन्ट करते हैं कि तो कल के नज़रियाती हैं, और मतलब आप कहते हैं कि मैं पुराना 12-13 साल का नज़रियाती हूँ। सो मतलब कि किसी के नज़रियाती होने में टाइम मैटर करता है या आउटपुट मैटर करती है। और मैं एक चीज़ यहाँ पे माजरत के साथ एक सवाल है कि आपके वो कहते हैं जो नाकिद है वो कहते हैं कि आपके 12 साल नज़रियाती होने के टाइम के अंदर उतने सेक्रीफाइसेस नहीं हैं पॉलिटिकली तौर पर जिनके इनके 3-4 सालों के अंदर। एग्जांपल अगर इमरान रियाज का वो कोट करते हैं तो वो कहते हैं कि इमरान रियाज ने दर्जनों मतलब वो मुकदमात झेले, और उसके बाद वो कहते हैं कि बेहक वक्त उनके खिलाफ झंग, अटक, टोबा टेक सिंह, सरगोदा, मियांवाली, गुजरांवाला, लाहौर, भक्कर, कोट अद्दू, चकवाल जैसे शहरों में गद्दारी के संगीन मुकदमा, मैंने उसकी मजम्मत की थी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर एक और चीज़ भी होती है, तब हो जब पाकिस्तान का आइन कहता है कि एक केस के ऊपर एक मुकदमा हो सकता है, और उनके ऊपर 20 चल रही थी। उसके बाद 4 जुलाई 2022 को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उनको उठा लिया गया, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की उनकी जमानत थी उनके पास। उसके बाद मजम्मत की थी, 140 दिन तक उनको उठाई रखा, जबरी गुमशुदगी उनकी मजम्मत की थी, लेकिन इमरान रियाज साहब को पता ही नहीं है कि मैंने मजम्मत की हुई है कि नहीं। 12 एंकर के साथ की हुई थी, 12 जून 2024 को हज के लिए वो जा रहे थे, उनको फिर ये मेरा पॉइंट ये है, इसके अंदर मेरा पॉइंट सवाल ये है कि ये इनकी पिछले 3-4 सालों के कहते हैं कल के नजरियाती हैं, कल के नजरियाती की ये सैक्रिफाइसेस हैं, तो वो फिर आपको कहते हैं कि आप 12 साल के सियासी नजरिए, रिलीजन का तो माशाल्लाह आपकी एफर्ट्स अनमैचेबल हैं, पॉलिटिकली पूछ रहा हूं। जी मैं पॉलिटिकली भी बताता हूं, मैं कुरान और सुन्नत से जवाब देता हूं। अल्लाह ताला ने सूरतुल हदीद में फरमाया कि जो फतह मक्का से पहले मुसलमान हुए और जो बाद में, वो बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, इससे पहले नबी इस्लाम ने एक लकीर खींची सुलह हुदैबिया के मौका पर, सही मुस्लिम में आता है 6488 हदीस नंबर है। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने एक इख्तलाफ था खालिद इब्न वलीद के साथ, और उसमें अब्दुर्रहमान बिन औफ हक पर थे। खालिद इब्न वलीद को नबी इस्लाम ने जूनियर होते हुए उस मुहिम का हेड बनाया हुआ था। उन्होंने उस हेड होने का फायदा उठाते हुए अब्दुर्रहमान बिन औफ को गालियां दे दी, सही मुस्लिम में हदीस है। नबी इस्लाम के पास शिकायत लगाई अब्दुर्रहमान बिन औफ ने, नबी इस्लाम ने हजरत खालिद को बुला के कहा कि खालिद अब तुम मेरे सहाबा को बुरा मत कहो, अब तुम ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात कर दो ना। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उस वक्त एक मुट्ठी भर जो गंदम खैरात की थी, एक मुद और उसका हाफ, ऑलमोस्ट आप समझ ले 300 ग्राम, 7.5 किलोमीटर पे फैले हुए ओहद पहाड़ के बराबर सोना भी तुम खैरात कर दो, अब्दुर्रहमान बिन औफ का मुकाबला तुम नहीं कर सकते।
उन्होंने आगे से ये नहीं कहा कि यारसुल्लाह मेरी तो जंगी कंट्रीब्यूशंस बहुत ज्यादा हैं। अब्दुल रहमान बिन औफ उस जमाने में नजरियाती थे जब नजरियाती होने का मतलब मौत थी, और खालिद बिन वलीद उस वक्त नजरियाती हुए, इस्लाम कबूल किया जब सुलह हुदैबिया के बाद मुशरिकीन अरब ने नबी इस्लाम को पावर तस्लीम कर लिया था। एक ये मिसाल। दूसरी, मौला अली अलैहिस्सलाम पे कभी भी कुफर का वक्त नहीं गुजरा। उनको ये एज हासिल है बाकी सहाबा पर। बाकी सहाबा काफिर से इस्लाम में दाखिल हुए, कुफर से, और मौला अली ने आंख ही इस्लाम में खोली है नबी इस्लाम की सोबत में। अब आ जाए वो नजरियाती लोग, अब आपको मेरी बात समझ आएगी। इमरान रियाज साहब ने मुझे कहा कि मैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से लॉन्च हुआ, ठीक है। इसके जवाब में यही जवाब बनता था कि भाई मौला अली का और दूसरे असहाब का कंपैरिजन नहीं हो सकता। मुझ पे तो कभी कुफर का वक्त ही नहीं रहा, मुझ पे तो कभी टाउट होने वाला वक्त ही नहीं रहा। आप ताज़ा ताज़ा नजरियाती हुए हैं, और उस शख्स को जो हमेशा से ही नजरियाती था। ये फर्क है जी। फतह मक्का से पहले बात ही नहीं है, बात ही कुछ और है। हम कभी भी उस पार्टी का हिस्सा नहीं रहे जिसका ये हिस्सा रहे, और ये हमें फजाइल सुनाया करते थे। और इनके जो बड़े थे उस वक्त, आसिफ गफूर साहब और फैज़ हमीद साहब, जो कुछ कर रहे थे, ये उनकी सपोर्ट में खड़े हुए थे। तो हम पे चूंकि वो वक्त आया ही नहीं है, हमारी जिंदगी का वो हिस्सा कुफर पे गुजरा ही नहीं है। मैं मिसाल देने के लिए कह रहा हूं, इसलिए मैंने ये बात की थी। इमरान रियाज साहब पूरी जिंदगी भी कुर्बानियां देते रहे ना, मेरे बराबर हो ही नहीं सकते, क्योंकि मेरी जिंदगी में वो वक्त आया नहीं। अब आपको कंपैरिजन समझ आया? ये नहीं देखा जाएगा कुर्बानी कम ज्यादा किसकी है। दूसरी बात, उन्होंने मेरे ऊपर वो झूठा इल्जाम लगाया कि जो साबित ही नहीं है। मैं तो अपनी जिंदगी में कभी भी उस एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा ही नहीं रहा। तो फिर मैंने उनको जवाबन कहा कि तुम हिस्सा रहे हो, तुम मुझे उस बात के ऊपर टॉन्ट कर रहे हो जिसके तुम हिस्सा रहे हो। ये मैंने जवाबन बात की थी। वो जितनी मर्जी कुर्बानियां कर रहे, उनकी जिंदगी, मैं इसको पंजाबी में एक मिसाल दी जाती है कि जब धागा टूट जाए ना, जुड़ तो जाता है लेकिन घेरा लग जाती है। तो इमरान रियाज खान साहब, आपको घेरा लगी हुई है, इंजीनियर साहब के दामन में घेरा नहीं है। ये फर्क है, और ये क़यामत तक खत्म नहीं होना। आप जितनी मर्जी FIR काट लें, आप मुल्क से चले जाएं, आप बेशक मरीख पे जाके आबाद हो जाए, ये फर्क रहेगा। शौक से तो नहीं गए? नहीं यार, वो एक टॉपिक लद है। इस वक्त जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है, मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूं कि मुझे इस पे गुस्सा इसलिए आया था कि इसने अपने वाली गाली मुझे दी जो कि मेरी बनती ही नहीं थी। मेरा तुम्हारा कंपैरिजन ही नहीं बनता भाई। मैं तो कभी भी वो नहीं रहा। मैंने तो बलोचों से माफी नहीं जाके मांगी ना। मेरी जिंदगी में कभी वो वक्त आया ही नहीं है कि मैंने बलोचों के लिए इस तरह की स्टेटमेंट्स दी हों कि कुछ करते हैं तो उठाए जाते हैं ना। मेरी 2012 की वीडियो रिकॉर्ड है, 2012, ये नोट कर लें। मैंने उस वक्त बलोचिस्तान के मसले को उठाया, यूट्यूब पे अपलोडेड डेट मौजूद है। उस वक्त इन विचारों को पता ही नहीं होगा। जब आपने वो मसले को उठाया, आपको किसी ने उठाने की कोशिश नहीं की? यार एक टॉपिक अलग है। अभी फिल वक्त इस टॉपिक को कंक्लूड करें कि मैंने ये स्टेटमेंट क्यों दी। ठीक है डन, मैं तो आपका जवाब आना, कोर्ट में भी जाके इसको जस्टिफाई कर सकता हूं। लिहाजा ये हमें जो आप कुर्बानियां गिनवा रहे हैं ना, आप जितनी मर्जी करें, ये कुर्बानियां हमारे बराबर फिर भी नहीं आ पा सकती। बिल्कुल ठीक है। ये तो मेरा पॉइंट था, क्वेश्चन सामने पुट फॉरवर्ड करना, वो मैंने कर दिया जाके। इसी के अंदर जाके अभी आपने फरूख शहबाज वड़ाइच के अंदर जाके एक चीज़ मैं पहले पूछ लूँ, ये भगोड़ा वाला लफ्ज़ जो इमरान रियाज के साथ जाके जो लोग लगाते हैं, डू यू थिंक दैट्स जस्टिफाइड? एक चीज़ मैं से पूछ लूँ फिर आगे जाने से पहले। नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, मैंने भी नहीं लगाया। मैंने कहा लोग कहते हैं, और मैंने कहा कि जो आप हरकतें कर रहे हैं ना, इसके बाद ये जस्टिफाई हो गया है। मुझे लगता है, मैं अभी भी उस निज़ाम रखता हूं कि आपने वो टाइटल अपने से हटाने के लिए मुझे तख्ते मश्क बनाया। मैंने ये बात की थी। मैंने ये नहीं कहा कि आप भगोड़े हैं। नहीं तो वो टाइटल वैसे जो लोग लगा रहे हैं वो गलत है। और ये जो नवाज शरीफ साहब को भगोड़ा कहते रहे, वो भी गलत था। एब्सोल्युटली। नवाज शरीफ साहब तो एक पॉलिटिकल लीडर थे, वो पॉलिटिकल लीडर थे। नवाज शरीफ साहब पॉलिटिकल लीडर थे ना। ये ताजा नजरियाती है ना, इनको माजी बताना पड़ता है ना। नवाज शरीफ साहब पॉलिटिकल, आपको नहीं बता रहा, इनको बता रहा हूं। नहीं आप मुझे लगता है, मुझे अच्छा लग रहा है। नवाज शरीफ तो पॉलिटिकल लीडर थे। ये भी पॉलिटिकल नहीं, ये तो जर्नलिस्ट नहीं है, एक जर्नलिस्ट है। कौन? इमरान रियाज। कब से जर्नलिस्ट है वो? अभी काफी जिंदगी गुजर गई। 2005 का सफर, अब तो 20 साल होने वाले हैं। एक्सप्रेस से आगाज किया। मुझे तो जर्नलिज्म नजर नहीं आई है आज तक। उन्होंने कोई एक खैर का जुमला किसी दूसरी पार्टी के बारे में बोला है? जर्नलिस्ट मैं आपको बताता हूं कौन है। बुज़दार के वैसे न्यूयॉर्क के अंदर उन्होंने बुज़दार वाला मामला भी कुछ और था, वो छोड़ दे, मैं फिर वो भी पोल खोल दूंगा। छोड़ दे बुज़दार वाला मामला। अच्छा इसको छोड़े, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं। ये हमारा डिबेट नहीं है, इमरान रियाज भाई खुद डिफेंड करेंगे, मेरा ताल्लुक कोई नहीं। मैं क्यों बन रहा हूं माउथ पीस? मैं वही, मेरा ताल्लुक नहीं। फिर और मंजी ठुक जाएगी, फिर वो लोग कहेंगे यार, फिर वो
अब किसने किसकी मंजी ठोकनी है वो तो वीडियोस के ऊपर लोग खुद ही करेंगे जाके। मेरा तो वीडियो नहीं, मैंने तो अगली बात की है, मैंने एक वीडियो बनाई है, मैंने कहा सामने आके बैठ जाओ, ठीक है, जस्टिफाइड। इससे बड़ी कोई बात कर ही नहीं सकता। भगोड़ा वाले बात के ऊपर कह रहा था, आपने अच्छा लगा मुझे, आपने कहा नहीं कहना चाहिए। उसके अंदर वो कहते हैं क्यों नहीं कहना चाहिए, वो कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की मिसाल भी देते हैं, जो कि उनके फजाइल सुनने के लिए मैं इधर नहीं बैठा हुआ ना, वो जो कुछ कहते हैं मुझे पता है, ये नबी इस्लाम का जो नाम ले रहे हैं और जो जिस तरीके से दीन को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये इस्लामिक टच ना, ये भी कहते हैं कि अल्लाह की ज़मीन, मुझे उनके किसी इस्लामिक टच से ना उनके लीडर के इस्लामिक टच के साथ कोई इंटरेस्ट है। मुझसे मेरा सवाल पूछे, मैं उनके फजाइल सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ, क्योंकि अगर आप ये बोलेंगे ना तो फिर मैं इसकी एक एक बात का जवाब देना शुरू कर दूंगा और वो लंबा हो जाएगा। वो लंबा हो जाएगा, जाहिर है कि मैं इनको डिजिटल ये भी और इनके बड़े भी इस्लाम को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। ठीक है, बस मैं यही कहूं। डिजिटल दहशतगर्दी के ऊपर क्वेश्चन कर लो, इसके ऊपर कर लें। नहीं, आप क्वेश्चन जो मर्जी करें, लेकिन जब आप अगला आगे इमरान खान पीछे रह गया तो मैं रसाइल भी सुनाऊंगा। इमरान खान पीछे रह गया, इमरान रियाज बयान की ना, तो मैंने आपको बताया कि ये बंदा मुझे कह ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी जिंदगी, ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है। इसकी जिंदगी का अक्सर हिस्सा उस कुफर से इबारत है। ये कुफर वो इस्लाम कुफर वाला नहीं जिसमें एस्टैब्लिशमेंट का ये आलाकार रहा है, तो ये ताजा नजरियाती है, मेरी जिंदगी में उलमा ही नहीं है, कोई शक नहीं, मेरा इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। अल्लाह का शुक्र, अच्छी बात है। अच्छा, मैंने डिजिटल दहशतगर्दी किसी भी जमात को आप करें ना, आपने जितने फजाइल इसके लिखे हैं, इसको मेरे साथ बिठा क्यों नहीं देते ऑनलाइन? इमरान ने इसको बिल्कुल बिठाएं इसको मेरे साथ। उनसे है नहीं, मेरी सलाम तो नहीं है, मैं कह देता मैं फजाइल उनके नोट किए हुए हैं, उसके बाद तो आपका काम बनता है कि आप उनसे राब्ता करें और उनको कहें कि इंजीनियर साहब एक गलती की वजह से तुम्हारी पूरी की पूरी जमात स्ट्राइक पे लगी हुई है, इंजीनियर साहब ने एक्सपोज कर दिए, एक एक अपलोडिंग डेट बताई है, पीटीआई वाले देंगे ना जवाब, पीटीआई वाले देंगे, वो भी ये कह रहे पीटीआई वाले जवाब देंगे, उसने भी पांव नीचे दे दिया पीटीआई को, उसने भी कहा उसका पीटीआई वाले जवाब देंगे, मैंने नहीं जवाब देना। हाँ तो सही ना, कौन उसने कहा ये बारन ब्लोच पे नहीं बोला, मैंने उसको वीडियोस दिखा दी। नहीं आपकी ये वीडियोस तो मौजूद है, आपकी आपकी वीडियोस तो मौजूद है। मैं भी एक सवाल कर लेता हूँ कि अगर कोई शख्स इन वीडियोस के होते हुए, उस जमाने की वीडियोस होते हुए जर्नलिज्म कर रहा है, तो हम उससे कहेंगे ना कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये जर्नलिज्म नहीं है, या तुम्हें अगर अब पता चला तो माफी मांगो मुझसे, माफी तो बनती है ना, माफी मांगनी है, जाहिर है जब झूठ बोला है, जब एक सहाफी की रिपोर्ट गलत निकलती है किसी के बारे में तो उसे माफी मांगनी चाहिए ना। ठीक है, आपको पता है ना कि मेरी वीडियोस अपलोड है बारन ब्लोच के हवाले से, जब वो यहाँ बैठी हुई थी, जब ये अपनी वाइफ को लेके गया था, और मैं यहाँ पॉडकास्ट में उस वक्त के काकड़ साहब जो बलोचिस्तान के थे और फायजीसा साहब जो बलोचिस्तान, मैं उनका नाम मेंशन करके कह रहा था कि आपकी अवलीन जिम्मेदारी है, तो इसने बारन ब्लोच से तो माफी मांगी है, मुझसे माफी का भी मांगेगा, मांगनी चाहिए ना, क्या ख्याल है? ठीक है, मांगनी चाहिए ना, बिल्कुल मांगनी चाहिए। हाँ ठीक, अब ठीक है, डिजिटल दहशतगर्दी के ऊपर आते हैं। भाई डिजिटल दहशतगर्दी, किसी भी सियासी जमात को दहशतगर्द ठहराना, डू यू थिंक जस्टिफाइड है? अगर उसकी एक्टिविटी दहशतगर्दी वाली है तो दहशतगर्दी को हाईलाइट करना चाहिए, बाकी अगर उसको आपने बैन करना है पॉलिटिकल जमात को, तो उसके लिए एक तरीक़ाकार मौजूद है। मैंने उनके इस फैक्टर की बात की थी कि टीटीपी तो आर्म्ड कन्फ्लिक्ट कर रही है, कितने फौजी मार लेगी, लेकिन अगर आप लोगों को ये मजबूर करेंगे कि फौज में भर्ती ना हो, मैंने उसमें मिसालें भी दी थी कि मेरे अपने बेटे का क्लास फेलो कैडेट कॉलेज छोड़ के आ गया, हमारी लाइव स्ट्रीम एक बंदा आया कि जी फौज जो है वो दखल देती है पॉलिटिक्स के अंदर, तो मैंने फौज में भर्ती नहीं होना। तो मैंने कहा था आप फौज को एज ए इदारा इतना रगड़ा ना लगाएं, इसको मैं डिजिटल दहशतगर्दी मानता हूं, और बकौल इनके 5th जनरेशन वार, उसका नाम रख लें, नाम कोई भी रखें, कि आप फौज को एज ए इदारा जब मिलाइन करेंगे तो मैं इसको टीटीपी से बड़ी दहशतगर्दी समझता हूं। आप समझते हैं, बट डोंट यू थिंक ये थोड़ी जेनेरिक स्टेटमेंट है? मेरा नहीं ख्याल कि फितना तो अकबर मिनल कत्ल, सियासी जमात फितना जो है वो कत्ल से नहीं, वो सियासी जमात लादा, वो डिस्कस करेंगे। फिर अगर इस पे आएंगे तो मुझे बताएं टीएलपी सियासी जमात नहीं थी? ठीक है, उनको डिजिटल दहशत चौधरी साहब क्यों आगे कह रहे थे कि इंडिया से इनके अकाउंट चल रहे हैं, जियो का 9 का खबरनामा में पहली खबर ये थी, रखी हुई है भाई, वीडियोस हॉन्ट करेंगे इनको, इन्होंने कहा कि इतने 1000 अकाउंट वहां से चलते हैं, टीएलपी को फंडिंग होती है, बिल्कुल नहीं होती, मेरे मुखालिफ है वो, मुझ पे 5 दफा जो कातलाना हमले हुए मेरे तक पहुंचे, 2 नहीं पहुंचे, 7 के 7 लोग टीएलपी मोटिवेटेड थे। इसके बावजूद मैं कहता हूं कि टीएलपी पाकिस्तान के साथ मुखलिस जमात है, उनका जो वो एक हार्ड लाइनर होना है वो अपनी जगह है, वो बिल्कुल कोई इंडियन एजेंट नहीं है। उस वक्त इन लोगों को ख्याल नहीं आया कि उनको इंडियन एजेंट कह रहे हैं, और ये कहते थे कि दहशतगर्दी हो रही है, फौज के खिलाफ बात हो रही है। हाँ, फौज के खिलाफ बात हो रही थी। अब अगर ये वही बातें कर रहे हैं तो इनको अपनी शक्ल उसी आईने में देखनी चाहिए। और ये मैंने कुरान से आयत पेश की थी, वल फितनतु अकबरु मिनल कत्ल, ये 2 दफा कुरान में आयत आई है। फितना करना कत्ल से बड़ा है।
टीटीपी कत्ल करती है और कोई पॉलिटिकल जमात, चाहे वो टीएलपी हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो, फौज के खिलाफ एज ए इदारा अगर वो मुहिम चलाती है और अवाम और फौज के दरमियान दरार डालती है तो ये फितना है और ये कत्ल से बढ़कर है। अब उस तरफ आ जाए कि पॉलिटिकल जमात है, तो पॉलिटिकल जमात है तो पॉलिटिकल जमात रहे ना, कल्ट तो ना बने। पॉलिटिकल जमात का काम है कि वो बैनर्स उठाए। पॉलिटिकल जमात का काम ये नहीं है कि पैरेलल में वो भी असला लेके एक वज़ीर आला को पॉलिटिकल जमात को अगर बैनर्स ना उठाने दिए जाएं तब क्या करें? तब वो इमरान खान साहब की तकरीरें सुने जो उन्होंने टीएलपी के बारे में की थी, तब ये करे वो कंपैरिजन हो नहीं, गया नहीं, ना, साहब, ये करे ना, मैं तो वही बताऊंगा ना। इस जमात को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मैं उस दिन कल पढ़ रहा था आने से पहले, तहरीक इंसाफ ये करे कि खान साहब ने जब वजीर आजम थे जो तकरीर उन्होंने टीएलपी के बारे में की थी वो तकरीर सुन ले। मेरा वही मौक़िफ़ है जो खान साहब का मौक़िफ़ था, क्योंकि खान साहब ने अभी तक उस मौक़िफ़ से यू टर्न नहीं लिया। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि मेरी वो तकरीर टीएलपी के खिलाफ गलत थी। उन्होंने कहा था इस तरह तो मुल्क नहीं चलते हैं, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो ये करें ना, आपने मुझसे पूछ रहे हैं तो मैंने हाथी के पाँव में सबका पाँव, मैंने नटशल में आपको बात कर दी कि वो कहे अगर आकर के मैं उस तकरीर से रुजू करता हूं फिर तो मैं आगे चलूंगा। अभी तक तो खान साहब ने इस पे यूटर्न नहीं लिया, तो मैं यही कहूंगा कि जो खान साहब ने टीएलपी के बारे में कहा था, पीटीआई फिर वो तकरीर सुन ले, वही मेरा मौक़िफ़ है। अच्छा ठीक है, ये बात थोड़ी सी खान साहब और टीएलपी की तरफ चलेगी। मेरा सिंपल सा पॉइंट था कि क्रिटिसाइज करना इज़ वन एस्पेक्ट, वन थिंग, लेकिन डिजिटल दहशतगर्द करार दे देना वो साइंटिफिकली, सिंस आप अगेन बात करते हैं, उसको प्रूव करना पॉसिबल नहीं है। मैं ये नहीं पूछ रहा कि है कि नहीं, क्योंकि यहाँ के ऊपर वो कहते हैं हार्वर्ड की स्टडीज़ हैं, यूनेस्को की हैं, पीईडब्ल्यू रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2021 की 2022 के अंदर हुई है। वो कहते हैं कि उन्होंने पूरी रिसर्च स्टडीज़ हैं, साइंटिफिक पेपर्स पब्लिश हुए हैं। वो कहते हैं देयर इज़ नो डायरेक्ट कॉजेशन बिटवीन अग्रेसिव ऑनलाइन स्पीच एंड रियल वर्ल्ड टेररिज्म। इसके अंदर है ही नहीं। इसके साथ वो ग्लोबल फ्री स्पीच की जो प्रोटेक्शन यूएस, यूके, इंडिया जो देता है, उनकी फौज को जितना मर्जी क्रिटिसाइज कर लो, देन अगेन वो भी उसके जुमरे में नहीं फॉल करता दहशतगर्दी के। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि अब डेफिनेशंस पाकिस्तान के, आप एटीए एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 वाला उठा लें, यूएन की डेफिनेशन उठा लें, आप फटफ की बात करते हैं, फाइनेंशियल एक्सेस टास्क फोर्स की, उसकी भी डेफिनेशन उठा लें, वो भी कहते हैं एक्चुअल फिजिकल वायलेंस होगी तो आप दहशतगर्द कह सकते हो। मैं तो साइंटिफिक की बात कर रहा हूँ, साइंस की बात कर रहा हूँ, रिसर्च पेपर्स की बात कर रहा हूँ। मैं डिजिटल दहशतगर्दी का लफ्ज़ शायद बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, शायद ना के बाकी जो कुछ कह रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, फौज को कर रहे हैं, क्रिटिसाइज करें इनको। ठीक है, इसका जवाब यही है कि खान साहब के दौर में 5th जनरेशन वार इसको कहा जाता था। अगर खान साहब ने यू टर्न नहीं लिया, मेरे इल्म में तो जनरेशन वार थोड़ी सी डिफरेंट थी। और देख लें, थोड़ी सी डिफरेंट है, वो उसकी कजन होगी ना, चीज तो वही है ना। ठीक है, कि वो कह रहे थे कि सोशल मीडिया के ऊपर फौज को मिलाइन किया जाता है, पाकिस्तान की फौज और अवाम के दरमियान नफरतें डाली जाती हैं, यही बात थी ना। उस वक्त टीएलपी भी कोई आर्म्ड कन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रही थी, वो भी प्रोटेस्ट करते थे, धरने देते थे, डंडे ही उठाए होते थे उन्होंने, उनको असला नहीं उठाया होता था। इनके पास तो फिर भी असला होता है, और उसकी असला नहीं होता अली भाई, गोली चली थी, आगे से नहीं चलाई थी। अच्छा, चलाई नहीं थी, है तो था, पास होती तो कुछ करते, ऐसा था ही नहीं। चलो ठीक है, मैं तो इसके बाद कुछ नहीं कर सकता, मैं इस पे बस दिल में हंस रहा हूँ कहका लगा के। कंटिन्यू करें, आगे चलें। इलेक्शन 2024 अली भाई, डू यू थिंक धांधली हुई थी? हाँ हुई थी, कोई शक नहीं। पाकिस्तान के जितने इलेक्शन है सब में धांधली हुई है। मैंने इरशाद भट्टी का आपका बयान सुना, मुझे नहीं समझा, आपके जवाब वैसे बड़े अच्छे होते हैं। उसने कहा फॉर्म 45 या 47, आपने कहा वो भी फॉर्म है, वो भी सरकारी फॉर्म है ना। मैंने जो बात की वो आपने अगर गौर से सुनी होती है, अगर मैंने ये कहा फिर तो मैंने इतना सुना हो सकता है। मैंने 2 घंटे 17 मिनट की पूरी सुनी। देखना ना पूरी सुनने की जरूरत है, एक जुमले में। ठीक है, मैंने कहा था कि 45 हो या 47 हो, दोनों सरकारी फॉर्म है, दोनों को मैच करना चाहिए। एक जुमला है, वो भी पूरा नहीं सुना, ना भट्टी साहब ने ना आपने। दूसरा जुमला मैंने बोला ही नहीं है, तो क्या मैंने गलत स्टेटमेंट दी है? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। तो बस भट्टी साहब को तो समझ नहीं ना आई। आ गई थी भट्टी साहब को, तो उनका तो आपका 1.8 मिलियन माशाल्लाह क्रॉस कर गया। नहीं वो चले, वो तो कर गया ना। एक जुमला बोला था मैंने, आपको बताया कि मैं एक मारता हूं। इमरान रियाज को 6 व्लॉग्स करने पड़े हैं, मैंने एक ही किया है। उसकी वजह यह है कि मुझे पता होता मैंने जुमला क्या बोला है। मैं वो जब सवाल उन्होंने शुरू किया था ना, तो मैंने दिमाग में उसका जवाब रेडी कर लिया था। मैंने कहा था कि 47 और 45 दोनों सरकारी फॉर्म है, दोनों मैच करने चाहिए। तो मैंने इतनी बड़ी बात को एक जगह जमा करके मैच करने चाहिए, लेकिन किए नहीं। ओहो, तो इसका किसने इनकार किया है? अब ये कहना जो उन्होंने जवाब में कहा, वो भट्टी साहब को जरा समझ नहीं आई। उन्होंने कहा, उन्होंने कहा था कि दोनों फॉर्म कैसे सही हो गए? भाई दोनों सही है, दोनों सरकारी फॉर्म है। मैं अब इसमें एक जुमला बोलूंगा, भट्टी साहब इसको माइंड ना करें, मैं जनरल बोलने लगूं। हमारे एक डायरेक्टर साहब थे, तो वो जब गुस्से में आते थे तो वो कहते थे, ओ मैं कला पढ़ा लिखा बंदा किथे जावा है।
मैं भी कह रहा हूं, मैं कला पढ़ा लिखा मौलवी कितने जावा, मेरा वास्ता उन्होंने यूट्यूबर्स नाल, उन्होंने व्लॉगर्स नाल, उन्होंने सियासी जमातां दे फ्रंटमैन नाल पैर है जिन्हें कॉमन सेंस भी नहीं कि वो बंदा गल पे करता है, वो समझ रहे होंगे ने कि जिस बंदे से बात हो रही है ये भी आगे कोई पॉलिटिकल लीडर, भाई मैं इंजीनियर हूं, गलत इंटरप्रिटेशन, मैकेनिकल इंजीनियर हूं और 30 साल मौलवियों का तजर्बा है माशाल्लाह। मेरे जितना तजर्बा, ये तकब्बुर के तौर पे नहीं कह रहा, मैंने मार खाई है इस फील्ड में। मैंने एक जुमला बोला था एक्सपीरियंस है कि 47 और 45 दोनों सरकारी फॉर्म है, इनको मैच करना चाहिए। उन्होंने अगली बात सुनी नहीं, उन्होंने समझा कि कह रहा है कि दो दुरुस्त रहे। मैंने ये कहा ही नहीं, मैंने कहा मैच करने चाहिए, मैच नहीं हुए वे, वो अगली बात चलती तो मैं उनको बताता ना। और फिर मैंने उनको बताया कि भाई ये मसला आज का नहीं है, आरटीएस भी बैठा था, ठीक है जी, उससे पहले अगर आप चले जाएं तो 2013 के इलेक्शन के ऊपर भी गुफ्तगू थी, उससे पहले अगर आप चले जाएं 1997 में तो जो सूरत हाल थी, या मुशर्रफ साहब के दौर में तो सिंध में पीपल्स पार्टी हार गई थी। हमेशा इलेक्शन इस तरीके से होते हैं, इलेक्शन इस तरह ही होता है पाकिस्तान के। लेकिन मैं वही बात करूंगा कि जो ताजा नजरियाती हुए हैं वो समझते हैं कि आज ऐसा हो रहा है, ये हमेशा से ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, ओवरऑल नहीं, इसके अंदर तो कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर ये सिलसिला आज का नहीं है, काफ़ी पुराना सिलसिला है। ओवरऑल अगर आप इसको क्रिटिसाइज करते हैं तो पास्ट को भी क्रिटिसाइज करें, और अगर तमाम सियासी जमातें एक पेज पर आके बैठ जाएं, ये बात अगर मान लें तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी वाली जो शहबाज शरीफ वाला जो आपका मौक़िफ़, मैं आपका भी बयान कर देता हूँ ताकि आपका मिस हो, आपको कहना चाहिए था, वो वाला पॉइंट अगर मान लिया होता, जो कि आजकल बात कर रहे हैं असद उमर साहब, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2.0 की दोबारा बात कर रहे हैं, तो अगर मिसाक जमहूरियत हो जाए तो शायद मसला तभी सॉर्ट आउट हो सकता है, वरना आरटीएस हो, फॉर्म 47 हो, ये डिबेट चलती रहेगी और कभी खत्म नहीं होगी। अभी एडवर्टाइजमेंट्स की बात करते हैं, इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बात कर रहे हैं। शरई तौर पर जायज़ होता है कि हुकूमतें आवाम का पैसा लेती हैं और इश्तहारात लगाती हैं, वैसे जायज़ होता है? अगर तो आइन में इसकी कोई ममानियत है फिर तो नाजायज़ है, सीधी सी बात है। और अगर कोई ममानियत नहीं है तो लिमिटेड रिसोर्सेज इस हवाले से लगाते हुए अगर कोई पब्लिसिटी करता है तो जायज़ है। बाकी ये जो आजकल जिस तरीके से पब्लिसिटी हो रही है पूरी अखबारें, इसको तो मैं जायज़ नहीं समझता, ये तो पैसे का ज़िया है। लेकिन हुकूमतों का काम है, चूंकि अब हमारे जो प्राइवेट चैनल्स हैं जितने, वही लीडिंग सीट पे बैठे हुए ना इस वक्त, ड्राइविंग सीट पे तो वो बैठे हैं, जियो है, दुनिया है, समा है, ARY है। अब ये तो सियासतदानों की खबरें देते हैं, मुल्क में जो तरक्की हो रही है उसको कोई डिस्कस ही नहीं करता। यानी हमारे पंजाब में इस वक्त कई काम हो रहे हैं जिनको डिस्कस नहीं किया जाता। उर्दू पॉइंट आजकल ताजा PTA के चुंगल से निकला है तो वो थोड़ी रिपोर्टिंग करना शुरू हुआ, वरना तो वन साइडेड करता था, ठीक है। तो उन्होंने चीजें बता, चले जो भी है, लेकिन पॉजिटिव पिक्चर भी आनी चाहिए। तो फिर हुक्मरान चाहते हैं कि हम जो कर रहे हैं हम पब्लिक को बताएं, ये अच्छी बात है, होना चाहिए। ये खान साहब के दौर में भी होता था। मैंने इसीलिए कि हुकूमतों का ताल्लुक नहीं है, अच्छी बात है, करें। वहां पर एस्टैब्लिशमेंट की सतह पे इसको मनाया जाता था, और आसिफ गफूर साहब कहते थे कि आप सड़क पार करने का सही तरीका बताया करें टीवी के ऊपर, ठीक है। तो मेरे ख्याल आज का DGA तो ये नहीं कह रहा कि जी आप मीडिया वाले जो है वो सड़क पार करने का सही तरीका बताएं। असल में इनकी मेमोरी जो है वो बड़ी थोड़ी है, या ये जानबूझ के ऐसा करते हैं। लेकिन मैं तो अपनी गुफ्तगू से और इनकी पुरानी वीडियो से इनको हॉन्ट करूंगा कि अल्लाह के बंदो, जो आप, वही फिर रजी दादा वाली बात है कि लम्हे मौजूद में आप जो बातें कर रहे हैं ये आप अपने जमाने में भी करते रहे, ठीक है। तो आज कोई चेंज नहीं आ गई है। हाँ, कहीं ज्यादा तड़का लग जाता है, कहीं कम लग जाता है, इसमें कोई शक नहीं, ये हो रहा है। अभी प्रेस फ्रीडम के ऊपर तो आपने हमेशा आवाज़ उठाई, यू बीन वेरी वोकल। पीका ऑर्डिनेंस के ऊपर भी उसकी 5-6 चीज़ें मेरे पास लिखी है, लेकिन नो पॉइंट, बिकॉज आपकी मैंने काफ़ी वीडियोस देखी जिस पे आपने बड़ा क्लियरली इसको क्रिटिसाइज किया। गलत था, आज भी गलत है, हाँ जी, वो भी गलत था और आज भी गलत है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। 2019 से 2023 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 42 जर्नलिस्ट का आता है कि जिनकी ट्रैजिक किलिंग रिपोर्ट की गई। पॉइंट यहाँ पे इसके अंदर ये आ रहा है कि जब ये सिचुएशन ऑफ फ्रीडम ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान प्रेजेंटली 152nd पे रैंक करता है। आप हर बात में इमरान खान का कहते हैं तो उस दौर हुकूमत के अंदर 145 पे उन्होंने हुकूमत छोड़ी थी, वो 7 और तनज़्ज़ुली उसकी हो गई है। तो वो कहते हैं कि लेकिन यूरोपियन यूनियन ने फरवरी 2025 के अंदर वार्न किया कि पाकिस्तान का जो फेवरेबल ट्रेड स्टेटस है, जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस GSP+ का जो स्टेटस है, इट इज़ कंटिंजेंट अपॉन द प्रोग्रेस इन ह्यूमन राइट्स, वो तो है ही नहीं, एंड मीडिया फ्रीडम वो भी ख़त्म। तो क्या अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्टली लिंक कर दिए फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ? तो जो PM फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए और इसके कानून और कायदे भी होने चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये नहीं है कि आप लोगों के ऊपर झूठे इल्जामात लगाना शुरू कर दें। मैं तो फेस कर रहा हूँ उलमा की तरफ से भी, और ये आजकल जो ये नए यूट्यूबर सामने आए इनकी तरफ से भी, मैं तो इस तकलीफ से गुजर रहा हूँ ना।
हम ये तो बात करते हैं, लेकिन जिसके ऊपर ये झूठा इल्जाम लगा के साइड पे हो जाते हैं उसके ऊपर क्या गुजरती है, ऐसे वो भी तो काउंटर होना चाहिए ना। बेशक। तो हम समझते हैं कि कानून होना चाहिए और उस कानून को सही तरीके से एग्जीक्यूट करके सजाएं भी होनी चाहिए और इसमें जुल्म वाला मामला भी नहीं होना चाहिए। मिल बैठ के, मैंने तो पहले भी कई दफा ये बात की है कि पीका ऑर्डिनेंस सहाफियों की मर्जी के बगैर इसे फाइनलाइज नहीं करना चाहिए। उनकी मर्जी इसमें शामिल हो, जिसके ऊपर ये एग्री करते हैं। मैं कहता हूँ जी, ये जिस पे एग्री करेंगे ना सहाफी, ये एक ऐसी मखलूक है, ये उसको भी फॉलो नहीं कर सकेंगे। नहीं, पीका ऑर्डिनेंस के अंदर या किसी और जो चाहते हैं ना कि इसमें ये हमारी तरफ से अमेंडमेंट कर दी जाए और यूं कर दिया जाए, ये सब कुछ करवा भी लेना तब भी ये उसको फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह मादर पिदर आजाद हुए हैं ना हमारे साफी हजरात, जिसके पास भी कैमरा आ गया है, जिसके पास भी माइक आ गया है और वो दूसरे की इज्जत उतार के रख देता है, तो ये अगर गवर्नमेंट को डर है ना कि ये बच जाएंगे तो बचेंगे नहीं, इंशाल्लाह ताला ये खुद अपने आप को उस जाल में फंसा लेंगे। तो मैं कहता हूं इनकी बात मान लें, जिसके ऊपर ये एग्री करते हैं उस पर इनको एग्री करवाएं और फिर उस कानून को आप फॉलो करें, इंशाल्लाह ताला ये मामला एड्रेस हो जाएगा। मैं मेंशन करने की कोशिश करूं कि 4-5 चीजें क्या चेंज हो सकती हैं, वो बड़ी लंबी लिस्ट है लेकिन फायदा चलो वो आप व्लॉग बना लीजिएगा, मुझसे तो मेरा सवाल पूछे ना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके अंदर पॉइंट मैंने तो पहली बात कर दी कि आप लोगों से मशवरा करके करें। ठीक है, मशवरा करने के बाद अभी एक छोटा सा सवाल है, ब्लास्फेमी गैंग के बारे में आपका कोई ओपिनियन या कमेंट अगर आप देना चाहें। इसके अंदर वो बकौल ईमान मज़ारी की वो कहती हैं कि ऐसा ग्रुप है लॉयर्स का, FI ऑफिशियल्स का, जो लोगों को दानिस्ता तौर पर फंसा रहा है ब्लास्फेमी के केसेस में और देन पैसे ले रहे हैं। एनी स्टेटमेंट दैट यू कैन गिव इन दिस रिगार्ड? देखिए, हमारे तक भी ये बात पहुंची थी और इन फैमिलीज़ की जो फीमेल्स हैं, माएँ हैं खुसूसन, उन्होंने रब्ता किया था कि इस पर वीडियो बनाएं। जब हमने इंडिपेंडेंट इसकी तहकीक की है तो दूसरी तरफ के लोगों का मौक़िफ़ भी बड़ा स्ट्रॉन्ग निकला, इसलिए फिर मैंने अपना कोई मौक़िफ़ पेश नहीं किया। अब चूँकि जुडिशरी में है तो साबित करें इसको, अगर वाकई मजलूम है तो उन्हें सज़ा नहीं होनी चाहिए, और अगर वो वाकई मुजरिमीन है जिस तरह के दूसरे लोगों का कहना है, उनके पास भी सबूत मौजूद है। हमारे तो बाज़ करीबी वकला हैं जो दूसरी नीयत से वहाँ गए थे, जब उनके सामने सबूत रखे गए हैं तो उन्होंने कहा कि ये तो दूसरे लोगों का पलड़ा भारी है, इसलिए मैं इसके ऊपर कोई वर्डिक्ट नहीं दूंगा। मैं जनरल बात करूंगा, जुल्म नहीं होना चाहिए किसी के साथ। ठीक है, मेक सेंस। अच्छा, इक़्तिदार में होते हुए हम देखते हैं कि अक्सर अहदेदारान जो हैं वो अपने अजीज़ों को डिफरेंट किस्म की अहदों से नवाज देते हैं जाके। मिसाल के तौर पर अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बात कर लें तो हो सकता है कि इसे अपने रिश्तेदार को, किसी को भी नवाज दे, कुछ भी कर लेता है। तो आखिरत में ये चीज़ किस तरह लिंकअप होती है? क्या सवालात होंगे एक अहदेदारान से, एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान से? एग्जाम्पल ले लें, कोई भी हो सकता है आज का पुराना कोई भी, कि उनके होते हुए एग्जाम्पल है कि बलूचिस्तान में कोई कत्ल हो गया, तो क्या वज़ीर आज़म सिंस इज़ द हेड ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट, क्या उनसे सवाल होगा कि भाई आप तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, बिल्कुल होगा, लोग अगवा हो जाते हैं, डिफरेंट किस्म की चीज़ें होती हैं। जी, मैं बताता हूँ, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, तुम में से हर शख्स निगहबान है और उससे उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। फिर नबी इस्लाम ने कहा कि हुक्मरान अपनी रियाया के ऊपर है। अगर प्राइम मिनिस्टर पूरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है ना, तो वो अकाउंटेबल है अल्लाह के हुजूर। फिर नबी इस्लाम ने फरमाया कि एक बीवी अपने खामद के माल और औलाद के ऊपर निगहबान है, उससे उसके बारे में पूछा जाएगा, और एक खामद अपनी बीवी और अपने बच्चों के ऊपर निगहबान है, उससे उसके बारे में पूछा जाएगा। फिर एक और हदीस है बुखारी मुस्लिम में कि बदतरीन गडरिया वो है जो किसी कौम का हुक्मरान हो, अगर उसने इंसाफ न किया तो वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा, जहन्नम में जाएगा। यानी बदतरीन गडरिया, यानी गडरिया होता है ना, भेड़ बकरियों को साथ लेकर चलता है, उनके ऊपर निगहबान होता है। तो सबसे बुरा अगर कोई गडरिया हो सकता है तो वो किसी कौम का या किसी मुल्क का हुक्मरान है, वो तो मारा गया। यहाँ तो लोगों को शेरवानी पहनने का शौक है, किसी को बैज लगाने का शौक है, और किसी को जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट में जाने का शौक है। इनको पता नहीं है कि ये तो जहन्नम में जाने के असबाब हैं अगर आपने इसके साथ इंसाफ ना किया। इसलिए देखिए, सहाबा किराम तो ओहदे कबूल करने से डरते थे कि कहीं मारे ना जाए। इन लोगों ने इसको तमाशा बना लिया है, ये कहते हैं बाद में हम तौबा कर लेंगे। तौबा करने से हुकूकुल्लाह तो माफ़ हो सकते हैं, वो भी अल्लाह चाहे तो, ओपन लाइसेंस नहीं है। हुकूकुल इबाद तो बंदों नहीं माफ़ कर रहे हैं। लिहाजा हमारे इदारे और स्पेसिफिकली हमारे प्राइम मिनिस्टर अकाउंटेबल हैं हर उस एक्टिविटी के जो उनके मुल्क में हो रही है, इस हवाले से कि लोगों पर जुल्म हो, अगर वो उनकी दाद रसी नहीं करते। अगर दाद रसी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर ठीक है, ठीक है। अली भाई, मौलाना आज़ाद का उन्होंने एक वजीफ़ा दिया है, मैं देख रहा था एक्सप्रेस न्यूज़ पे बैठे, तो उन्होंने कहा जी रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के लिए बिजली काम करनी है तो अपनी शहादत की उंगली लेके जाएँ, मीटर के ऊपर जाएँ, जम लिखें कि पता नहीं मुँह से पढ़े। उन्होंने कहा 15 दिन में 2 दफ़ा, महीने में 2 दफ़ा करना है आपने।
तो कोई आप भी को फकीर देता है इसके मुकाबले में? देखें, ये तो उलमा ऐसे हैं कि इनसे हम शर्मिंदा ही होते हैं जब ये इस तरह रमज़ान नशियात में बैठ के दीन का मजाक उड़ाते हैं और अपने जाम में वो दीन की खिदमत कर रहे हैं। ये दीन की कोई खिदमत नहीं है। इससे पहले बाबा जानी ने भी कहा था कि आप सूरतुल कौसर पढ़ के फूकें तो 15% आपकी टैंकी का पेट्रोल ज़्यादा परफॉर्म करेगा मोटर। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। इस तरह की कोई कैलकुलेशन कुरान और सुन्नत में नहीं आई है मेरे भाई। नबी इस्लाम ने लॉजिकल दीन आपको बताया। इवन नबी इस्लाम के मशवरे में कहीं अगर कोई दुनियावी एतवार से कोई चीज़ हाईलाइट की किसी ने तो नबी इस्लाम ने उसको भी इंडोर्स किया। सही मुस्लिम में ऊपर तले 3 अहादीस हैं। जब नबी इस्लाम हिजरत करके मदीना शरीफ आए तो वहाँ देखा कि नर और मादा का मिलाप करवाते हैं खजूर की अच्छी फसल लेने के लिए। नबी इस्लाम उन किसानों के पास खड़े हुए और फरमाया अगर ऐसा ना करो तो क्या है, बस इतना कहा। उन्होंने वो मिलाप नहीं करवाया, उनकी फसल कम हो गई। वो शिकायत लेके आया, या रसूलल्लाह आपने मशवरा दिया था तो हमारी तो फसल कम होगी। नबी इस्लाम ने 295C नहीं लगाई कि तुम नबी के ऊपर एतराज़ कर रहे हो। नबी इस्लाम ने फरमाया कि देखो मैंने तो मशवरा दिया था, अगर मैं अल्लाह के रेफरेंस से कोई बात करूं तो तुम उसके पाबंद हो, और अगर मैं ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पे तुम्हारे दुनियावी मामले में तुम्हें सजेस्ट करूं वह अंतुम अअलमु बि अमरी दुनियाकुम, तुम अपने दुनिया के काम को मुझसे बेहतर समझते हो। नबी इस्लाम का तजुर्बा भेड़ बकरियां पालने का था, आपका किसान वाला तजुर्बा नहीं था, और नबी इस्लाम ने इसको एक्सेप्ट किया। एक और हदीस है सही मुस्लिम में, नबी इस्लाम ने कहा कि मैंने पहले तुम्हारी औरतों को मना किया था कि जब वो प्रेग्नेंट हों तो वो दूध ना पिलाएं कि उनके बच्चे में नक्स ना आ जाए, लेकिन मैंने देखा है पर्शियन और रोमन्स की औरतें प्रेगनेंसी की हालत में भी बच्चों को दूध पिलाती रहती हैं और उनके पैदा होने वाले बच्चे में कोई नक्स नहीं होता, तो अब तुम भी दूध पिला लिया करो। नबी इस्लाम को जब कोई साइंटिफिक खबर या एक्सपीरियंस पता चलता था फौरन उसे एक्सेप्ट करते थे। नबी इस्लाम हमारे हिदायत के इमाम है। आपको अल्लाह ताला ने एटम बम का तरीका या E=mc² के साथ नहीं भेजा, आपको हमारी आखिरत की हिदायत के लिए भेजा है। वो आपकी फील्ड है। जहां साइंस का मामला आता था वहां नबी इस्लाम इस्तिफादा करते थे जिन लोगों ने तजुर्बा से ये चीजें हासिल की हुई हैं। लिहाजा इस किस्म की अगर कोई चीज सामने आती है तो एक्सेप्ट करने में कोई आर नहीं है। आप मुझे बताएं, उस नबी के सामने अगर ये बात की जाए कि आप बिजली के मीटर के ऊपर, वैसे पुराने मीटर के ऊपर अगर आप अपनी उंगली के आगे मैग्नेट लगा के और वहां पर उंगली रखें तो वो बिल काम आएगा। ये मैं बता दूं, हो सकता है इनके पास कोई पुराना डाटा हो, हमारे उलमा के पास पुराने कोई फतवे चल रहे होते हैं ना, उसमें होता है कि मैग्नेट की वजह से वो फिरकी जो है ना, उसमें जो वो एक टायर सा चल रहा होता है, व्हील सा, वो उसकी कोशिश शुरू कर देनी कम हो जाती है। लेकिन आजकल वो ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो चुके हैं, अब तो डिजिटल आ गया। डिजिटल के लिए ना कोई और 2 नंबरी आपको सीखनी पड़ेगी। तो जमजम कहने से कुछ नहीं होगा भाई। हाँ, ये हो सकता था उस जमाने में, ये फिजिकल चीजें अल्लाह के बंदो। ये उसी तरीके से है जैसा कि सल्तनत उस्मानिया के दौर में हमारे उलमा सिर्फ दुआएं करते रहे कि दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़ जाएं, कोई नहीं पड़े। सल्तनत उस्मानिया टूट गई। ऐसे अलवी एक आखिरी छोटा सा सवाल, यूथ मिसगाइडेड, इल इन्फॉर्म्ड है या अवेयर है? यूथ हमारी वेल इन्फॉर्म्ड है, लेकिन मिसगाइड हो जाती है जज्बात की बुनियाद के ऊपर। इन्फॉर्म्ड तो है लेकिन तहकीक नहीं करती। कोई भी इंफॉर्मेशन आ जाए उसको आगे शेयर करवाना शुरू कर देते हैं। खुसूसन मैं ये बात करूंगा, ये जो अभी वही हम एक खास पॉलिटिकल जमात को डिस्कस कर रहे हैं, PTI को, उनके पास तो कोई भी ऐसी खबर आती है जिसमें उनको कोई उम्मीद नजर आती है। मेरा ख्याल है ये पहली छोटी ईद है कि जिसके ऊपर कोई इस तरह की खबर आज की डेट तक 23 मार्च 2025, ये 23 मार्च की वजह से झंडा लगाया हुआ है भाई, ये फौज की वजह से नहीं लगा हुआ। ये मुल्क किसी फौज ने आजाद नहीं करवाया, एक पॉलिटिकल लीडर ने आजाद करवाया। तो आज की डेट तक तो अभी तक खान साहब की रिहाई की कोई बात नहीं आई है, वरना हर ईद के ऊपर ना यूट्यूबर्स अपने डॉलर बनाते हैं। वो बेचारा 1.5 साल से अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, ये लोग अपने डॉलर्स पक्के कर रहे हैं। तो ये जो इस तरह की इंफॉर्मेशन और झूठ, ये बहुत ज़्यादा आम हुआ है। इस इंफॉर्मेशन के साथ ये भी चीज़ जुड़ी हुई है। लिहाजा अब जिम्मेदारी है उन लोगों की जो तहकीक करके अपने मामलात को लेकर चलते हैं कि उन लोगों को प्रमोट किया जाए, और वो सहाफ़ी जो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात को खबर बना देते हैं और लगता है कि कल कोई गवर्नमेंट बदलने वाली है या कल को खान साहब के कदमों में फलां जर्नैल गिरने वाला है, और इतने तो गिर भी चुके हैं, इस तरह करके जो रिपोर्ट्स पेश करते हैं, उन्होंने खान साहब की भी इज्जत में कोई इजाफा नहीं करवाया और ना अपनी क्रेडिबिलिटी को बहाल करवाई है। और फिर जो कुछ इन्होंने मेरे साथ किया, तो मैं तो नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं था, मैं तो फिर फ्रंट से लीड किया और देखे कैसे दबके हुए। अब मैं बुला रहा हूँ, भाग रहे आगे आगे, कभी कहीं जा रहे, कभी मैंने कहा भाई आओ सामने बैठो,
उसने शर्त रखी, उसको पता ही नहीं था मैं कबूल कर लूंगा, उसने कहा मैं पुरानी वीडियो से बाद, मैंने कहा पुरानी पे भी कर ले, आ ठीक है, भाग गया। यानी इनका सबसे बड़ा टार्जन था दबका हुआ है। तो मैंने इनको कहा था ये प्लेटफॉर्म अल्लाह की मदद से चल रहा है, सच्चाई के ऊपर, गलती लग सकती है हमें भी, माफी मांगेंगे, बेईमानी पे नहीं, किसी एजेंडे पे नहीं चल रहे। इसीलिए देखें, ना कोई मौलवी, ना कोई पॉलिटिकल लीडर और ना कोई यूट्यूबर ऐसा बचा है कि जो टकराया हो और खुद पाश पाश ना हो गया, अल्लाह के फजल से। अल्लाह का फजल है आपके ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी सी इसराइल की न्यूज़ भी आ रही थी कि वहाँ पे कोई डेलीगेशन गया पाकिस्तान से, 10 लोगों का, उसमें 8 मेल हैं और 2 फीमेल हैं। किधर गया? इसराइल गया पाकिस्तान का डेलीगेशन। मेरे इंफॉर्मेशन इसराइल एक न्यूज़ पे पब्लिकेशन के बारे में अगर डिस्कशन करना चाहते हैं वो भी कर लेते हैं। नहीं बस एक क्वेश्चन मेरा इसमें पॉइंट, इसराइल अगर फलस्तीन को अलग से एक रियासत दे दे तो मुस्लिम दुनिया को इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। और ये आज से नहीं, शुरू से मेरा मौक़िफ़ है। इस पे क्रिटिसिज्म नहीं आता आवाम के? बेशक है, मेरी बिलास है। उसकी वजह यह है कि वर्ल्ड वार 2 के बाद ये 5 ताकतों ने थोड़ा एहसान किया हम पे कि फलस्तीन की इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि उनको भी एक हिस्सा मिल जाए। पहले तो कोई एम्पायर कब्जा करती थी क्या? जब हमने कब्जा किया था सब कॉन्टिनेंट के ऊपर तो हमने हिंदुओं को ये मुल्क वापस कर दिया। वो इंडिया में रह रहे हैं, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से जिन अफ्रीकन मुल्कों में हमने रोमन्स को शिकस्त दे के वो मुल्क हासिल किए हैं, मिस्र हासिल किया, तो क्या हमने उनको वापस कर दिया? इस तरह नहीं था होता पहले। ये तो बड़ी बात है कि उन्होंने कब्जा करके भी 2 स्टेट सोल्यूशन के ऊपर राजी हैं। साहिल अदीम साहब की जो बात है ना, वो उनका अपना ईमानी जज्बा है, लेकिन मैं ग्राउंड रियलिटीज की बात कर रहा हूं। आजकल ऐसा नहीं होता भाई, उसके बावजूद उन्होंने स्पेस दी है। मैं कहता हूं अगर फलस्तीन को रियासत मिल जाए, लेकिन जो हमने एग्री की थी, जब आप कहते हैं कि उन्होंने स्पेस दिए तो लगता है आप बड़ा कोई अच्छे लोग हैं, उन्होंने स्पेस दी, उन्होंने 50,000 बच्चा मार दिया। ओहो यार, ये तो टॉपिक डिस्कस नहीं हो रहा, 2 बातों को आप मिक्स कर रहे हैं। मैं 1948 की बात कर रहा हूँ, वो 2 स्टेट सॉल्यूशन, ठीक है, वो डिबेट है, लेकिन आउट ऑफ क्वेश्चन है। देखें, एक मुसलमान से ये इसी तरीके से है कि एक बंदा खत्म नबूवत को डिस्कस कर रहा हो और आप कहें कि अली भाई आप तो ईद को नहीं मानते, और भाई तो ईद तो पहले है, इस वक्त तो खत्म नबूवत टॉपिक है, इस वक्त तो हम डिस्कस कर रहे हैं फलस्तीन की रियासत। जो वो कॉन्टेक्स्ट है ना, वो आजकल इस तरह नहीं होता। देखें, दिल वो इस तरह का आजकल बड़ा ज्यादा इमोशनल हुआ है, सेंटिमेंटल, वो उसकी बात करते हैं जाती 50,000। इसमें मेरा एक और सवाल भी खत्म कर दिया अली भी, एक चीज और सवाल नहीं, मैं बताता हूँ, एक और सवाल इमोशनल तो खत्म करें। मेरे पास तो चित्र मोबाइल भी नहीं है, एक और सवाल व्हाट्सएप भी नहीं है, एक और सवाल इमोशनल तो मैं हूँ। सुनने तो एक और सवाल भी है, जो कि जो नॉन बिलीवर्स करते हैं, वो कहते हैं कि फिर 50,000 के करीब जब बच्चे शहीद हो रहे थे वहाँ पे, तो वो कहते हैं कि आपका जो खुदा, जो क्रिएटर, आप कहते हैं कि सबसे ज़्यादा रहमत है सबसे बड़ी। ऑब्वियसली, मतलब ये वर्ड्स नहीं पता, कहा ऊंच नीच की माफ़ी, वो आप बेहतर बता दीजिएगा। तो कहते हैं वेयर वाज योर गॉड एट दैट टाइम, कि जब ये सारा कुछ हो रहा था? गॉड ने तो दुनिया को कानून इब्तिला के साथ जोड़ा हुआ है। 50,000 तो कुछ भी नहीं, मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स कत्ल हुए हैं तातारियों के हाथों। खुदा तो उस वक्त भी था। दुनिया को अल्लाह ताला ने जस्टिफिकेशन क्या है? जस्टिफिकेशन क्या है? कानून इब्तिला है, उसको किसी को देकर आजमाया, किसी से लेकर आजमाया। हाँ जी, तो ये बात करना, अल्लाह ताला ने तो कहीं गारंटी नहीं लिया है। यजीद के दौर में इमाम हुसैन शहीद हुए, खाना काबा के ऊपर चढ़ाई हुई, मदीना शरीफ की बेरहमती हुई, गॉड उधर ही था। गॉड ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा हुआ है, आखिरत का दिन रखा हुआ है। ठीक है, आप गॉड को उस बात के ऊपर टॉन्ट ना करें जो उसने खुद कुरान में कई जगह आयत है। अगर हमारे टॉन्ट नहीं कर सकते, सीखने के लिए, लर्निंग के लिए, मैं भी उनको ही कह रहा हूँ, आप कह ही नहीं रहा, आपसे मुराद वो है। ठीक है, मैं कला पढ़ा लिखा बंदा किथे जावा। कुरान अगर बार बार ये बात करता है ना कि अगर ये बात तय ना पा चुकी होती अल्लाह के हां, तो कब से दुनिया में हम फैसला कर देते। कुरान तो ये कह रहा है कि दुनिया में फैसला नहीं होगा, आखिरत में होगा। मैं जो बात कर रहा था कि ये स्पेस है मुसलमानों के पास कि उन 5 ताकतों ने वर्ल्ड वार 2 जीतने के बाद भी हमें स्पेस दी कि भाई आप अपनी रियासत बना सकते हो, वरना पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ही होता था कि सबका कत्लेआम होता था। देखें, जब यरूशलेम फतह किया था क्रिश्चियंस ने, तो सब मुसलमानों को कत्ल कर दिया था। तो इस एतबार से हम इस प्रेजेंट वर्ल्ड में, मैं गांधी साहब के साथ हूं, जो हिस्सा मिलता है वो लें, पॉलिटिकल स्ट्रगल करें, साइंस में तरक्की करें। मैंने असद की पॉडकास्ट के अंदर भी ऑन की यही कहा था कि भाई ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकले। लेकिन अब मैं तो आपसे पूछूंगा, आपने कहा मेरे इमोशन है, व्हाट्सएप आपने क्यों नहीं बंद किया, ये चित्र मोबाइल आपने क्यों नहीं बेचा अभी तक? और इस घड़ी का तो मुझे पता ही नहीं, हो सकता है ये भी कहीं अमेरिका और इसराइल के साथ इसके ताने बाने ना मिलते हों, काफी जगह से मिलते। और ये जो ये है, ये भी इसराइल तक तो नहीं जाता कहीं।
क्योंकि अजमेर शरीफ की कोई चीज इधर नहीं है, ना बगदाद शरीफ की, ना बरेली शरीफ असल में ना मैंने अपना सारा बुरी बिस्तरा बंद कर दिया। वो मुझे कहने के वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। अच्छा। हम कहने के कंक्लूजन की तरफ बढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस तरह प्रेजेंट करते हैं जिस तरह मैं पता नहीं कोई इसराइल का हिमायती हूँ। भाई मैं तो मैं इसमें भी वही बात करूंगा, मैं तो उनकी वो चीजें यूज ही नहीं कर रहा, इल्ला ये कि एज ए लास्ट रिजॉर्ट कोई करने। मेजॉरिटी बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि आपके स्टांस को समझते हैं कि बड़ा मुश्किल है पब्लिकली इसको ऑन करना। वो के तारीफ़ करते हैं कि अगर आप ये बात करते हैं, क्योंकि लॉजिकली प्रेजेंट डे के अंदर ये सोल्यूशन नज़र आता है। वो कहते हैं इस्लाम के पर्दे के पीछे छुप के साहिल अदीम की तरह आप कह सकते हो कि हर अल्लाह जहाद करो, तो खुद आप कनाडा बैठे, ठीक है। तो वो मुझे पता है, लेकिन आपको डिफेंड कर रहा हूँ कि जाके जहाँ पे अली भाई का हमने सारी डिबेट के अंदर तो ये सपोर्ट करते हैं उन्होंने तो सामने बिठा लेना साहिल अदीम को, फिर तुम ये करोगे। कोई नहीं, हाँ इधर से हम दोनों बैठने की कोशिश करें, लेकिन इट्स अ गुड थिंग। तो मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ उसके अंदर। थैंक यू सो मच ओवरऑल। आई रियली अप्रिशिएट कि आपने ओवरऑल जितनी भी मैंने सवालात किए आपसे और उनका जवाब दिया था मन मिजाजी से अच्छा दिया। दुआ कीजिएगा हमारे लिए। आप भी दुआ में याद रखिए। ये तो करता हूँ सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। हमारे पास मास्टर नहीं लगा हुआ, लेकिन ये अच्छा शॉट आना था। एनीवे आई डियरली होप कि इस शो को उतना ज़्यादा आप लोगों ने उससे सीखा होगा जितना मैंने सीखा, एंजॉय किया होगा। और अपने कमेंट्स से हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी इस नैरेटिव बिल्डिंग जो करनी है, प्रोपेगेंडा बनाना, उसके अंदर थोड़ा सा हाथ होला रखना, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा अक्सर आगे निकल जाते हैं। एक आधा स्टेप वापस आइएगा और दुआ में याद रखिएगा। मुझे इस्माइल कासिम को इजाज़त दीजिए GNN स्टूडियो से। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।